नमस्कार। तो 2 दिन की सुस्ती के बाद ग्लोबल मार्केट्स को फिर से एक रीबाउंड सेशन देखने को मिला कल। क्या इंडियन मार्केट्स जो कि कल बड़े क्रूशियल सपोर्ट से को बस छूकर वापस आ गई थी, क्या वहां से एक रीबाउंड दिखेगा? फिलहाल गिफ्ट निफ्टी को देखकर तो ऐसा ही दिखता है, 132 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। तो क्या इस वक्त रीइनिशिएट लॉन्ग्स करने का वक्त होगा? ये सारी स्ट्रैटेजी अगले 2.5 घंटे होगी। मैं हूं प्रियंका, मेरे साथ अजय हैं, डिम्पी हैं। चलिए वेरी क्विकली इस वक्त के 4 बड़े ट्रिगर्स पर नजर डालते हैं, फिर एक एक करके सारे क्यूज को विस्तार से डिस्कस करेंगे। पहले तो यूएस मार्केट्स में जोरदार तेजी देखने को मिली और गिफ्ट निफ्टी भी इस वक्त आपको 21,700 के पास फिर से दिखाई दे रहा है। ग्लोबल स्ट्रेंथ जो आ रही है उससे हम कितने क्यूज लेते हैं और कितनी तेजी हमें मिलती है, इसे वॉच आउट करना होगा। स्ट्रैटेजी आज ट्रेडर्स कैसे इंडेक्स पर रखें। बजाज ऑटो जिसकी कल बोर्ड बैठक थी, वहां 4,000 करोड़ का बायबैक आया और अच्छे प्रीमियम पर आया। तो यहां पर क्या बजाज ऑटो में फिर से एक सेशन देखने को मिल सकता है? ये इस पर आगे चर्चा होगी। जी का स्टॉक अच्छा खासा चर्चा में होगा और उस पर फोकस भी होगा क्योंकि सोनी मर्जर की ये डील को तोड़ सकती है। तो जी पर कैसा इंपैक्ट होगा, कैसे अप्रोच करें इस वक्त ट्रेडर्स इसे, इस पर बात होगी। और साथ ही प्राइमरी मार्केट से ज्योति सीएनसी का आज आईपीओ खुलने वाला है, इसमें आपको पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए ये भी आगे चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स को डिस्कस करें उससे पहले अजय का खास दिन। अजय को मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका आपकी विशेष के लिए। और डिम्पी वापस आ गए एक छुट्टी के बाद, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है देख के। डिम्पी के साथ साथ बाजार में रौनक भी वापस आ रही है। देखिए 130 पॉइंट का आज आपका जन्म दिवस है। आज आपका जन्म दिवस है, हमें तो आना ही था। हम कहीं भी होते तो लौट के जरूर आते आपके जन्म दिवस पे आपको बधाई देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका और प्रियंका का। देखिए कल के बाजार के बारे में बात करें इससे पहले देखिए यूएस मार्केट में भी काफी रौनक आ गई है। अगर आप देखें कल नैस्डैक करीब 2% भागा। मैंने हमेशा अपने व्यूअर्स को आपके साथ ये बात शेयर की है कि हम भले क्रूड के सबसे बड़े यूजर जरूर हैं और सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं अपने सारे खर्चों को मिला के, उसमें क्रूड का ज्यादा है। जैसे कि कभी कभी कहते हैं ना कि भाई खर्चे तो ठीक है लेकिन गाड़ी में तेल का खर्चा सबसे ज्यादा होता है पूरे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है। ये जो सऊदी है, यूएस है और चाइना, ये आपस में निपट लेंगे क्रूड की प्रॉब्लम से, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मार्केट शेयर की गेन के चक्कर में कल देखिए सऊदी अरब ने क्या मोटे मोटे डिस्काउंट्स अनाउंस किए और इस चक्कर में आपको 4-5% ब्रेंट में गिरावट आई, करीब $76 के आ गया। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तब स्पाइक आता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वरना अदरवाइज जो बड़े प्लेयर हैं चाइना, यूएस और मिडल ईस्ट, ये खुद ही आपस में मार्केट शेयर की होड़ में भाव गिराते रहेंगे और अपना फ़ायदा होता रहेगा। वो बात अलग है कि हमें तो अब रशिया से सस्ता क्रूड ही मिलने लगा है, तो वो भी एक अच्छी बात हुई। दूसरी एक अच्छी बात ये हुई कि इन्फ्लेशन, जापान का कल इन्फ्लेशन 18 महीने के लोएस्ट लेवल पे आया, इसीलिए आज एशिया इतना तेजी में है। और कल हमने देखा कि फेड में जो सारे गवर्नर्स हैं, हाँ, उनमें जो हॉकिश गवर्नर्स होते हैं, करेक्ट, उनमें से कुछ लोगों की कमेंट्री आई है कि सब घट रहा है। एब्सोल्युटली, और वो काफी एनकरेजिंग कमेंट्स है। जो ये माने थे नहीं साहब कोई जल्दी नहीं है कट करने की, न्यूयॉर्क फेड वाले और कुछ और भी नाम उनके नहीं याद कर पा रहा हूं। मिचेल, हाँ, मतलब थोड़े डिफिकल्ट से नाम होते हैं, बट मोटी बात ये है कि जो हॉकिश साइड ऑफ द फेड है, जैसे हमारे यहाँ एमपीसी कमेटी मेंबर होते हैं, उनकी कमेंट्री से आपको आइडिया लग जाता है कितने लोगों ने कहा था कट करो, कितने लोगों ने क्या कहा था। कुछ हॉकिश है, कुछ डविश है। वहां पर भी फेड की भी जो मेंबर्स हैं सारे, उसमें कुछ हॉकिश है, कुछ डविश है। अब हॉकिश वाले डविश हो रहे हैं, तो ये भी हमने कल देखा और इसीलिए आपको दिखाई दिया यूएस मार्केट में तेजी, डॉलर इंडेक्स में दोबारा नरमियां आती हुई और यूएस यील्ड्स भी नीचे आई। तो कुल मिला के पॉइंट ये है कि ग्लोबल मार्केट 3-4 दिन जो कड़ा रुख अपनाए हुए थे वहां से वापस सपोर्टिव हो गए और आज हमें इसीलिए एक अच्छा गैप उनका इकोनॉमिक इंडिकेटर जो आना है सीपीआई का, उसको थोड़ा सा वॉच करना होगा और उसके बाद फिर पीपीआई इंडिकेटर भी होगा। बिल्कुल, हाँ, ओके, ठीक है। तो ये तो बात हुई ग्लोबल मार्केट से जहां हमें क्यूज सपोर्टिव मिल रहा है। लेकिन अब इंडियन मार्केट्स की बात करते हैं। कल एक बहुत ही डिफरेंट सा सेशन था। इनफैक्ट बात है क्योंकि 21,500 के पास हम टच हुए, इनफैक्ट एक बार के लिए तो 2-3 पॉइंट्स हम नीचे भी चले गए थे, लेकिन वहां से एटलीस्ट क्लोज ऊपर हुए हैं। देखिए कल का जो बाजार था बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने अपना हाईएस्ट जो है ना 21,700 के आसपास वाला बना के फिर हमने वो टेस्ट नहीं किया। लेके आइए डाक्टर साहब, इंट्राडे लेके आइए आप निफ्टी, बैंक निफ्टी। और कल जो जितने भी बेयर्स हैं हमारे बाजार में भी, कल भी पैनलिस्ट पे काफी लोग मंदी कर रहे थे, उनको ऑलमोस्ट कन्विंस करा दिया था कि हम घटने के लिए तैयार हैं। हाईएस्ट पॉइंट जो है वो पहले 10 मिनट में बन गया था। ये देखिए 48,150 का बैंक निफ्टी और निफ्टी भी करीब 21,700 के आसपास हाईएस्ट पॉइंट आपको पहले 10 मिनट के अंदर बना हुआ नजर आ रहा था।
और आपको नजर आया कि भाई जबरदस्त सेलिंग आई। और कल सिर्फ लार्ज कैप ही नहीं, कल मिड कैप स्मॉल कैप में भी नरमी नजर आई। लेकिन अंत में क्या दिखाई दिया आपको? अंत में ये दिखाई दिया कि ये सिर्फ अनवाइंडिंग या थोड़ी बोल्ड बेयर्स की शॉर्टिंग थी, कोई बहुत बड़ी मंदी नहीं आई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम नहीं था बहुत बड़ा, इसके अंदर कैश बेस्ड सेलिंग बैकिंग नहीं थी। इनफैक्ट ये जो कल की करेक्शन आई है, इसमें आप विक्स भी लेके आइए। इंडिया विक्स 4 दिन से इंडिया विक्स घट रहा है, 13 की रीडिंग के आसपास आ गया है। और कल जो है वो थोड़ा सा रिबाउंड आया, 13.5। 4 दिन से घट रहा था, कल थोड़ा सा रिबाउंड करके ऊपर बंद हुआ। तो पॉइंट ये है कि मेजर कोई नेगेटिव डेटा में नहीं आया है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि कल जो BTST लेके गया, क्योंकि कल की जो क्लोजिंग हुई है, डायरेक्टर साहब लेके आइए, कल के इंट्राडे वापस निफ्टी बैंक निफ्टी वो काफी सपोर्ट लेवल्स पे हुई थी। दिक्कत ये हो रही है कि जो बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर है ना, मैंने आपको बताया था 21,500 600 वो बाइंग जोन है, वहां एक तो अटेम्प्ट करना चाहिए बाइंग, जो कि आ चुका है। कल HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये जो बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर है, दूसरे बैंक ICICI SBI भी कल प्रेशर में थे। बड़े जो हैवी वेट्स हैं उनके अंदर बाइंग का अभाव है जिसे कहते हैं, और लैक ऑफ बाइंग, इसलिए इंडेक्स के अंदर किसी भी तरह की रिबाउंड नहीं देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कल हमने एक पहला कई दिनों के बाद एक ऐसा समय देखा जब मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा मेल्ट डाउन था। लोग एक बार को प्रॉफिट बुक करने के मूड में थे, लेकिन ये इतना ज्यादा एंटिसिपेटेड करेक्शन है कि इसके अंदर बहुत बड़ा वैल्यू नहीं आ रहा। सभी को पता है, सभी को लग रहा है थोड़ा घट जाए। इनफैक्ट कल आपने SBI ये SIP का डेटा देखा, हाँ, और फ्रेश ऑल टाइम हाई पे आ रहा है। तो ये जो लिक्विडिटी साइड में बैठी है, कोई भी घटने पे करीब 18,300 करोड़ दूर रह गए, 18,000 करोड़ के 17,600 17,700 पे आ गए। तो इसलिए थोड़ा भी घटता है बाजार, लिक्विडिटी साइड में आ जाती है। तो हमें, मुझे लगता है कि आज आपको क्या करना है कि जो कल का हाई था ना कि 21,735 के आसपास का, उसके ऊपर हमें मेंटेन होना चाहिए। तब आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, फ्रेश लॉन्ग्स आधा पौन घंटे में आपको मालूम चल जाएगा, क्योंकि आज हम गैप अप में खुलेंगे ही वहां पे। हाँ। तो वहां से बिल्डअप वन करते हैं तो वापस तेजी के सौदे, अगर वो होल्ड नहीं करते कल का हाई उसके, तो वापस नीचे की यात्रा शुरू हो सकती है। ओके, ठीक है। तो यानी अभी थोड़ा सा फिर भी वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए। एक बार में आप इंडेक्स पे व्यू नहीं बना सकते। खुलने के बाद अब कौन से सेक्टर्स पर जोन होना चाहिए? कल जिस तरह से नैस्डैक में मूव आई है अजय, और अब हमारे पास क्यूज लेने वाले IT के नंबर्स होंगे, बहुत हद तक नेगेटिविटी प्राइस लेना है, तो लेना क्या चाहिए? IT में तो आपको ना अहेड ऑफ द नंबर्स पोजीशन बनानी पड़ेगी। मैंने पहले ही बताया था कल भी कि आपको IT में लेने का रुझान बनाना चाहिए। इतनी नेगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन हो गई है, और विप्रो पे नजर रखिए। हाँ। आज मैं दूसरे कुछ लेके आया हूँ स्टॉक्स। वो ये कि एक तो आपको फार्मा शेयर्स पर नजर रखनी है, बड़े अपग्रेड आ सकते हैं उसके अंदर। दूसरा, बजाज ऑटो का कल जो बायआउट आया है, बायबैक आया है 10,000 करोड़ के भाव का, और बड़े प्रीमियम है। करेक्ट। मैं पहले बता दूं, पहले बुरी खबर ये है कि रिटेल का हिस्सा बहुत छोटा पड़ेगा। आप 4,000 करोड़ या ऐसी कुछ है। 28 शेयर अगर होल्ड करते हैं तो एक आपका बायबैक में प्रमोटर भी पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन मैसेजिंग ये जा रही है बजाज ऑटो की कि हम ROE इंप्रूव करने का ध्यान बना के बैठे। और इनफैक्ट बजाज ऑटो के दूसरे ऑटो स्टॉक्स में भी रब ऑफ हो सकता है। कल भी हमने इतने खराब बाजार में TVS मोटर्स में, टाटा मोटर्स में 2-3 दिन से फ्रेश लॉन्ग्स आ रहे हैं, तो वहां पे आपको नजर बना के रखनी है। और दूसरा, आपको फार्मा शेयर मैंने बता ही दिया, फार्मा और ऑटो पे नजर रखिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे मौके मिल सकते हैं। लेकिन वापस जाते हैं एक बार, डिम्पी आ चुके हैं। डिम्पी आज हमने सुबह मैसेज भी पढ़ा, सुना भी था। डिम्पी FNO साइड में RSI जो ओवरबॉट था, कल के करेक्शन के बाद थोड़ा नरम हुआ। इस समय आपको डेटा FNO से क्या नजर आ रहा है, मंदी का या तेजी का? देखिए अजय, आज आपने काफ़ी हद तक जो मेरे पॉइंट्स थे उसमें आपने अच्छे से उसको डिस्क्राइब भी किया, और मैं थोड़ा और इसके अंदर वैल्यूएशन कर देता हूँ। देखिए, ये सबको पता था कि 22,000 और 21,800 के आसपास मार्केट थोड़ा सा, मैं अच्छा अब छोड़ दिए सारी बात, अगर मैं आपको ही पैसे दूं और आपसे बोलूं कि मार्केट के अंदर आप पैसा लगा दो, तो आप 100 रुपए में से सिर्फ 40 रुपए ही लगाओगे, 60 रुपए नहीं लगाओगे। वजह क्यों 60 रुपए ना लगाने की? कि आपको भी लग रहा है थोड़ा सा महंगा था, ये सबको लग रहा है थोड़ा सा महंगा था, ये FIs को भी लग रहा था थोड़ा सा महंगा है। इसलिए जो हल्की फुल्की जो करेक्शन आई है ना, ये टिपिकली बुल रन का पार्ट होती है। क्या मार्केट के अंदर कोई मेजर क्रैक आ गया है? तो मैं बोलूंगा कोई मेजर क्रैक ऐसा सच नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर हुई है कि मार्केट को थोड़ा टेस्टिंग वाली मोड में आना पड़ गया। अब वो अपने आप को थोड़ा टेस्ट कर रहा है कि मैं ऊपर जाऊंगा तो पहले मेरे को लेवल्स को मेंटेन करना पड़ेगा। पहले ये अंधाधुंध था, यानी कि आप गिरने का वेट ही करते रह गए थे, बाजार गिरता भी नहीं था। अब बाजार गिरता भी है,
टेस्ट भी करता है और चलता भी है। ये थोड़ा सा चेंज जो है मार्केट के अंदर, इंडाइसिस के अंदर आ चुका है। मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को दूंगा और आपके सामने रखता जाऊंगा। पहले आते हैं निफ्टी पर। देखिए कल निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है ना 2,35,000 लाख के आसपास का जो कॉन्ट्रैक्ट खुले हैं, इतना ही होता है, इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। कल का जो ओआई एडिशन हुआ है ना वो बेहद कम घटा है, वो है 0.85%। यानी कि कल की जो शॉर्टिंग हुई है या अनवाइंडिंग हुई है, वो अनवाइंडिंग को मैं बहुत गंभीरता से लेता। अच्छा आपको ट्रस्ट मानूं, अगर आज ये ओपनिंग नहीं भी ऐसी हो रही थी ना, तब भी मैं आपसे कहता कि मार्केट के अंदर भी शॉर्ट करने से रुकना चाहिए, क्योंकि रिवर्सल कभी भी किसी भी समय आ सकता है। तो रिवर्सल का आज है। आज मार्केट के अंदर निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चेक करना है, जितना कल का डैमेज हुआ है उतना आज मार्केट रिवर्सल कर दे। कल करीब 197 पॉइंट गया है, कम से कम 150 पॉइंट आज मार्केट टेबल पे रख दे सामने, तो फिर आपका डैमेज कंट्रोल है। यानी कि बाजार ने जो खाना था वो एक ही दिन के अंदर खा के वापस उस जगह पर आके रुक गया है। तो ये तो है मार्केट का पॉइंट, जो भी आपने भी नोटिस कराया कि पहले 1 घंटा जरूर वॉच करना चाहिए। मेरा भी ऐसा मानना है कि पहले 1 घंटे में जरूर वॉच करना चाहिए। क्रिटिकल सपोर्ट एरिया क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए डेली चार्ट पे अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ना, जिसको हम सुपर ट्रेंड कहते हैं, वो 21,200 और 21,000 के आसपास आके ब्रेक हो जाएगा। 21,300 200 मैंने एक सपोर्ट एरिया आपके लिए कैलकुलेट किया हुआ है। मैं चाहता हूं कि सपोर्ट एरिया पे ना आए, अगर आ जाए तो फिर वित्तीय सलाहकारों से पूछ लीजिएगा, अगर ये टूट जाए तो फिर पीछे बैठ जाइएगा। ये आपको सपोर्ट ज़्यादा ध्यान देना है। रेजिस्टेंस पुराने वाले हैं 21,800 22,000, वो पुराने रेजिस्टेंस जैसे मार्केट के अंदर काम करते आए हैं वैसे भी काम करेंगे, लेकिन सपोर्ट ज़्यादा समझना जरूरी है। आते हैं बैंक निफ्टी पर। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर ना 24% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। ये ना सीरीज के एक्सपायरी वाले दिन होता है, ये आज कोई एक्सपायरी नहीं है, कल वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। लेकिन ठीक उससे पहले अगर 24% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, कल एफआईज ने जो माल अपना 4% लॉन्ग होल्डिंग कम की है, 66 से 62% पे लाए हैं, वो सारा बैंक बेच के गए हैं। तो बैंकिंग के अंदर टूट आई है। और आज सुबह आप कह रहे थे कि फार्मा, अभी आप बता रहे थे कि फार्मास्यूटिकल्स के अंदर कोई खबर आ सकती है। टिपिकली ये वही सिनेरियो है जहां पर थोड़ा वेट एंड वॉच, थोड़ी घबराहट, थोड़ी अनिश्चितता, सब कुछ का मिश्रण आपको दिखेगा। बैंक निफ्टी आपको रियल पिक्चर दिखाएगा। बैंक निफ्टी के अंदर आज की जो तेजी आएगी ना, वो आपको शॉर्ट कवरिंग का क्लियर पिक्चर देगी, अदरवाइज नहीं देगी। बैंक निफ्टी आपको सपोर्ट है 47,000 का, ये पिवट लेवल्स होते हैं, इसलिए 200 पॉइंट नीचे तक का एक और सपोर्ट भी है 46,800 का। मेरे हिसाब से इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर जाएगा तो फिर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, फिर आप उसको नज़रअंदाज ना कीजिएगा। 47,800 48,000 आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। आ जाते हैं पुट कॉल रेशो पे। देखिए बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो ना वीक है, कल 24% का ओपन इंटरेस्ट शॉर्टिंग के साथ हुआ है, इसलिए जो रिवर्सल आएगा पहले बैंक निफ्टी पर आएगा। HDFC उसका लीडर हो सकता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है। अदरवाइज निफ्टी भी 1 के नीचे पीसीआर है, तो फेयर वैल्यू पे आके रुका, ओवरसोल्ड वैसे एसच नहीं हुआ। विक्स के भी आप बात कर रहे थे, 13.5 का विक्स है, 200-150 पॉइंट की वॉलेटिलिटी देने के लिए आम है, आपको मिलेगी। आपके इंडाइसिस भी बड़े हैं और आपका विक्स भी 13.5 का है। एक पॉइंट मैं आपको और नोटिस करा देता हूं, 40,000 करोड़ रुपए की ना सेलिंग हुई है कल इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर, और कैश के अंदर मामूली से 16 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है। इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा पोजिशनली सेल एफआईज भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एफआईज बिल्कुल आके बैठ गए। इसलिए मैंने अपनी स्टार्टिंग लाइन बोली ना आपको कि भाई अभी ऐसा नहीं हुआ बाजार की एक तरफा हो जाएगा, अभी आएगा, रुकेगा, टेस्ट करेगा, फिर चलेगा, फिर रुकेगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर गिरेगा, ऐसा ही करके अभी बाजार आपको कुछ दिनों तक ट्रेड करवाएगा। कुल मिला के एक पॉइंट बस में को नोटिस कराना, मैं थोड़ा समय ज्यादा ले रहा हूं। 13 शेयर एफ एंड ओ बैन में है। मैंने मिडिल ऑफ द सीरीज के अंदर 13 शेयर एफ एंड ओ बैन में नहीं देखे। मैं अब देख पा रहा हूं मार्केट के अंदर एंजाइटी का लेवल इतना ज्यादा है, घबराहट का या फिर मैं बोलूंगा बेचैनी का, कि वो जैसे ही मार्केट थोड़ा गिरता है और थोड़ा बढ़ता है, मार्केट के अंदर बैन शेयर्स बढ़ जाते हैं। 13 शेयर इन एफ एंड ओ बैन। आपको बहुत सावधानी से काम करना होगा। 190 शेयर तो कुल ही है, उसमें से 13 शेयर तो एफ एंड ओ बैन में है, 7-8% शेयर तो बैन में चले गए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ये पॉइंट टू बी नोटेड था। ओके ठीक है, ये तो बात हो गई दोनों ही इंडेक्स पर। डिम्पी, अब स्टॉक कौन सा है जिसे आपने रडार पर रखा है? देखिए आज के लिए ना कुल मिला के थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। आज जो गैप मिल रहा है वो तो किसी का फायदे का नहीं है, वो ओपनिंग वाले तो काम ही नहीं कर पाएंगे, वो तो जो BTST करके गए उनके लिए है। इसलिए एक ही शेयर रखता हूं आपके सामने, वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस का जो बायबैक आ रहा है, अजय ने आपको नोटिस भी कराया कि रिटेल का कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होगा, लेकिन इससे क्या होगा ना कि पूरे फाइनेंस वाले सेक्टर्स में, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस हो, चाहे वो छोटा फाइनेंसिंग हो, उसमें ना एक शेकिंग सा आएगा, एक अर्थक्वेक जैसा घूमेगा।
LIC फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस ऑलरेडी अपने आप को ठीक कर चुका है। ये जो 3 लाइनें हमने ब्रैकेट में लगाई हुई ना, 1 2 3 ऐसे 3 स्लैंटिंग स्ट्रेट लाइंस है, ये सपोर्ट एरिया है। तो जब भी आपको इस लाइन के आसपास मिले, आप इसको बाय करते चले। 3 चरणबद्ध तरीकों से बाय करें, आपको बड़ा मूव मिल सकता है। ये 200 दिनों की और 50 दिन की एवरेज को बेस बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस है, डबल बॉटम का बना हुआ, और इसके बाद जो 3 हमने लाइन ड्रॉ की हुई है, ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेंगी। तो इसलिए आप इस शेयर का फायदा उठाएगा। एक दिन में पैसा बनेगा नहीं, थोड़ा पैसा रुक रुक के बनेगा, बट जो भी बनेगा अच्छा बनेगा, इसलिए आपका चॉइस अच्छी होनी चाहिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस पर जरूर ध्यान रखिएगा, ये शेयर आपके हक में आ सकता है। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये एक स्टॉक जिसे आपको रडार पर रखना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ पैनलिस्ट पे जुड़ गए हैं अजय जी हाँ, किरण जानी, कपिल शाह, वैशाली पारेख हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बाजार की बातचीत आगे लेके जाने के लिए। किरण, कपिल, वैशाली, आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। वैशाली, आपसे शुरुआत करता हूँ। आज से तो गैप अप हो जाएगा 135 पॉइंट। आज हम खुलेंगे निफ्टी जो कल का हाई था, उसके बाद क्या किया जाए? वेरी गुड मॉर्निंग। सो मार्केट एक्चुअली साइडवेज जरूर है, तो आई थिंक गैप अप है तो बाय करने का तो मौका नहीं मिल रहा है, बट सपोर्ट के पास आए, प्रोमिनेंट सपोर्ट 21,400 है, नियर टर्म सपोर्ट, तो वो एक सपोर्ट लेवल है जो बाइंग फेयर बन रहा है वहां पे। और उसी अनुसार इवन बैंक निफ्टी अराउंड 47,500 47,600 लेवल्स इज गुड इनफ टू बाय, गेट इनटू द ट्रेड। तो ये सपोर्ट लेवल्स है, और जहां तक मेरा मानना है, ये सब सपोर्ट लेवल्स को काफी रिस्पेक्ट मिल रहा है। देयर इज नो एग्जॉशन इन द इंडिकेटर्स ऑल्सो। तो आई थिंक ये इंडेक्स वाइज ये लेवल्स है, और बाकी तो स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक में हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती रही है। आपके ट्रेडिंग आइडियाज कैसे नजर आ रहे हैं आज? कपिल, कपिल अनम्यूट तो करिए। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। ओके फाइन। कहिए। तो बेसिकली मार्केट का जो हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो पहले एक मोमेंटम में मार्केट रहा हुआ था। अभी कहाँ ना कहाँ में हमें मेन रिवर्सल देखने मिलते हैं कि सपोर्ट लेवल से उछाल मिलेगा, रेजिस्टेंस लेवल से सेलिंग प्रेशर मिलेगा। तो एक कंसोलिडेशन पैच है 21,500 21,400 का हमारा एक सपोर्ट लेवल मान रहे हैं। तो यहाँ पे कोई स्टॉक स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स है जहाँ पे एक कॉन्ट्रा व्यू बन रहा है, लेकिन उनका टेक्निकल स्ट्रक्चर और मोमेंटम एक पॉजिटिव और इनिशियल स्टेज पे हमें देखने मिल रही है। तो सबसे पहला स्टॉक मेरा CAMS का रहेगा, जो 2,765 के लेवल पे है। टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से रहा हुआ है कि स्टॉक प्राइस काफी टाइम से कंसोलिडेट किया हुआ है, ब्रेकआउट किया हुआ है। जो इसकी बड़ी कैंडल बनी थी, तो थोड़ा सा कूल ऑफ होके कल के दिन में हमें थोड़ा सा ऊपर में एक स्पार्क देखने मिला होगा। तो अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें बुलिश कंटिन्यूएशन साइन मिलने चाहिए। तो 2,765 का लेवल है, वहां पे बाय करना चाहिए। 2,680 का स्टॉप लॉस बैठेगा, और वो ऊपर में 2,930 के हमें लेवल देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो APL अपोलो का है, जहां पे मुझे एक बैट ट्रैप देखने मिला था। बैट ट्रैप एक काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है कि आपका सपोर्ट लेवल ब्रीच करता है, आपके वीक हैंड चेकआउट हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद में एक मोमेंटम आना स्टार्ट होती है। तो वैसा ही केस मुझे APL अपोलो में देखने मिल रहा है। तो करंट लेवल पे 1514 के लेवल पे बाय करना बनता है, 1450 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 1640 का हमें अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल सकती है। जी, बहुत ही बढ़िया, आपके दोनों शेयर्स अच्छे हैं। APL अपोलो आप कह रहे हैं कि बाय करके चले। अब एक काम करते हैं, जरा किरण सर से भी उनके ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं। किरण सर, गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेडिंग कॉल सर। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अजय जी को विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और इसी के साथ हम ट्रेडिंग कॉल्स की स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी तरफ से 2 पिक रहेंगे। पहला जो रहेगा वो हीरो मोटरकॉर्प रहेगा। ऑलरेडी हमने देखा है कि ऑटो सेक्टर के अंदर 2 व्हीलर स्टॉक में एक अच्छा खासा हम अपसाइड देख रहे हैं। तो हीरो मोटरकॉर्प में डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है। हमने परसों के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन देखा था कि वहां से नीचे के लेवल से एक अच्छा रिबाउंड आया था। कल मार्केट इतना खराब था, फिर भी कहीं ना कहीं 4,000 का लेवल हीरो मोटरकॉर्प ने होल्ड रखा है। यहाँ पे क्लियर कट लॉन्ग मिडल भी हमें देखने को मिल रहा है। सो हीरो मोटरकॉर्प 4,000 के आसपास हम लॉन्ग करके जाएंगे। 4,050 का हमारा टारगेट रहेगा, एंड 3980 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो IRCTC है। IRCTC ने ऑलरेडी एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दे दिया है। 900 के ऊपर जो एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर अब लास्ट 2 दिन से कंफर्टेबली रेस्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं इसका भी मोमेंटम इंडिकेटर आप देखोगे तो एक बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो IRCTC 910 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 950 तक के हमारे टारगेट रहेंगे, एंड 890 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो हीरो मोटरकॉर्प एंड IRCTC आज के लिए हमारे 2 बाई कॉल रहेंगे। IRCTC। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने रिसर्चर्स की तरफ भी जाते हैं। और हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं? अच्छा, वैशाली की पिक्स रह गई हैं। ओके, यस वैशाली जी, आपकी ट्रेडिंग आइडियाज।
तो एक तो मैं फ्रंटलाइन में से मदरसन देना चाहती हूँ बिकॉज़ येस्टरडे आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन अच्छा सा क्लोज भी आया है। सो 102 का नाउ अब सब स्टॉप लॉस रहेगा और हम देखेंगे ट्रेडिंग टारगेट रहेंगे फॉर 115, 120। दूसरा मुझे एक्चुअली मीडिया सेक्टर कल अच्छा सा पिकअप दे रहा था। सो सन टीवी इज़ वन ऑफ द पिक्स। सन टीवी देखें तो अभी क्लोज भी डिसेंट आया है एट अराउंड 719। सो आई वुड से कि स्टॉप लॉस रहेगा 710 और लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 750। और मैं तीसरी एक पिक दे रही हूँ, वो है मिड कैप में टिप्स में आप ध्यान दीजिए। टिप्स एक टेक्निकली वेरी वेल प्लेस्ड, काफ़ी कंसोलिडेशन हो चुका है। कल मोमेंटम भी हमने देखा और इट्स कमिंग आउट ऑफ इट्स कंसोलिडेशन। सो आई वुड से 362 का कल क्लोज था। सो लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 400, स्टॉप लॉस रहेगा 340। ऑलराइट, तो ये तो हो गई सारी की सारी ट्रेडिंग आज की पिक्स, हमारे एक्सपर्ट्स की ट्रेडिंग आइडियाज। लेकिन अब बड़े इवेंट्स को, बड़े स्टॉक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा एक की स्टॉक जिस पर नजर होगी वो है जी का स्टॉक। अजय, इतना ज्यादा इस पे स्पेकुलेशन रही है कि ये डील होगी नहीं होगी, कितने सारे इसमें अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन अब ये जो सोनी की तरफ से इस तरह की बात आ रही है कि डी ऑफ द रडार ही हो सकती है, जी को क्या बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए, हमें जो है ना, पहले तो सिर्फ खबर को एड्रेस करना है। और क्योंकि इस खबर के चलते बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है स्टॉक के अंदर। कई बार ये, एक तो पहली बात एफएनओ स्टॉक है, कई बार ये बैन में भी आ जाता है, करेक्ट, वन साइडेड। तो लोग इसके फंडामेंटल्स के ऊपर कम और डील हो रही है नहीं हो रही है, हो रही है नहीं हो रही है, में बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं। और अब ये खबर आई है कि इनफैक्ट ये खबर बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले भी समय बढ़ाने की, समय सीमा को बढ़ाने की बात की गई थी मर्जर की जो टॉक्स है। मामला सिंपल है कि जो टर्म्स है, चाहे वो लीडरशिप की बात हो कि मर्ज एंटिटी की लीडरशिप किसकी होगी, और दूसरे टर्म्स को लेके सहमति नहीं हो पा रही है, ऐसा लग रहा है। राइट, क्योंकि दोनों साइड से जो बयान आ रहे हैं, अब जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आती, इतना रिस्की ट्रेड आप कर रहे हैं। अगर आप लेके बैठे हुए कि साहब अभी हो जाएगी डील, तभी हो जाएगी, मेरे हिसाब से आज इसके अंदर प्रेशर आता है, तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कूदने की ट्रेडर्स को, क्योंकि किस डायरेक्शन में ये डील जा रही है कोई क्लैरिटी नहीं है दोनों साइड से। वो कौन से टर्म्स है जिसकी वजह से दोनों एक टेबल पे आके समयबद्ध तरीके से नहीं कर पा रहे। बाजार को बस ये है कि लीडरशिप, कॉमन एंटिटी की लीडरशिप कहाँ होगी। करेक्ट। तो इसलिए जब तक क्लैरिटी नहीं आती, सारी शर्तें पूरी नहीं होती हैं, आप जो है इसके अंदर कूदिए मत। आप फंस सकते हैं अगर स्टॉक दबाव में आया, आपने ट्रेडिंग पोजीशन ली थी, आप खुलेगा ही दबाव में, आप क्या कर लेंगे। तो सावधानी से इस स्टॉक को अप्रोच करना चाहिए। और ये डिस्क्लोजर हम दे दें कि ये कि हम भी एक मीडिया चैनल है और ये एक बड़ी मीडिया की डील है। लोगों को उम्मीद ये थी कि शायद लीडरशिप चेंज होगी, एक एमएनसी कंपनी आएगी तो वैल्यूएशन बदलेगा। तो अभी जो है इस बहुत सारे संदेह और क्वेश्चन मार्क इस डील के ऊपर बनते नजर आ रहे हैं। ओके, तो कंक्लूड ये है कि अगर यहाँ से प्रेशर में भी होता है तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है खरीदने की। लेट्स जस्ट वेट फॉर मोर क्लैरिटी टू स्पैन आउट, ठीक है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट स्टॉक जिसका बजाज ऑटो, जिसकी सिर्फ बायबैक के अनाउंसमेंट पर ही 5-5.5% चल गया था स्टॉक। अब बजाज ऑटो के बायबैक की सारी डिटेल्स टेबल पर है, लेकिन इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कैसे करें और डिटेल्स हम तक सौमित लेकर आए हैं। सौमित, रिटेल के लिए तो पोर्शन भी छोटा है, पहले तो आप ये बताएं इसकी सारी डिटेल्स आपके सामने क्या आ रही हैं और कैसे टेंडर कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो बजाज ऑटो ने जो बायबैक अनाउंसमेंट किया है, उसका जो प्राइस है बायबैक का, वो 10,000 रुपीज़ पे रखा है। अब अगर आप कल के क्लोजिंग प्राइस से देखेंगे तो 43% प्रीमियम पे है। बट याद रखिएगा, अगर आप आज शेयर खरीदने जा रहे हैं बजाज ऑटो का, ये 10,000 रुपीज़ का बायबैक का प्राइस देख के, तो आपको एक्चुअल गेंस इसमें कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो बायबैक का साइज़ है वो सिर्फ 40 लाख शेयर्स का है, और इसमें से 15% जो है वो सिर्फ रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व किया जाता है, जो कि करीब 6 लाख शेयर्स होते हैं। अब अगर आप मार्केट में देखेंगे तो करीब 1.5 करोड़ रिटेल शेयर्स है, और ये अगर 43% का जो बायबैक का प्रीमियम है उसको देख के अगर सारे रिटेल शेयर होल्डर्स ने अगर बायबैक में टेंडर कर दिया, तो जो बायबैक का एक्सेप्टेंस रेशियो होगा वो सिर्फ 3.6% का होगा। मतलब भले ही 43% का बायबैक प्राइस प्रीमियम पे क्यों ना हो, जो एक्चुअल गेन्स किसी को मिलेगा वो सिर्फ 1% से 2% के आसपास का ही होगा, तो कि ज़्यादा गेन नहीं है। और इस बायबैक के प्रोसेस को अगर आप देखेंगे तो पूरा कंप्लीट करने में 3 से 3.5 महीने लग सकते हैं। और तो अगर आसान शब्द में समझाऊँ तो कोई भी रिटेल शेयर होल्डर के पास करीब 28 से 29 शेयर्स बायबैक के लिए होंगे, और अगर उन्होंने सारे शेयर्स बायबैक में टेंडर किए तो सिर्फ एक ही शेयर एक्सेप्ट किया जाएगा कंपनी की तरफ से। तो ज़्यादा गेन आज के रेट पर अगर आप बायबैक बजाज ऑटो खरीदते हैं तो आपको नहीं मिलेगा इस बायबैक से। बट अगर आप
पहले से काफ़ी पुराने इन्वेस्टर है बजाज ऑटो के, तो इस बायबैक में ज़रूर टेंडर कीजिएगा, आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि बायबैक का जो प्राइस है वो 10,000 रुपीज़ के आसपास का है, बट बायबैक का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, टोटल बायबैक साइज सिर्फ 4,000 करोड़ का है। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड आपको भी जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आपने अच्छे से सारी चीज़ें बताया और टाइम टू टाइम बेहतरीन रिसर्च लेकर सुमित हमारे साथ जुड़ते रहे हैं और आपको बेहतरीन ट्रेड भी और इनसाइट भी बताते हैं। देखिए हेडलाइंस अलग बात होती है, इसके अंदर की बात अलग होती है। तो आज सुमित ने हेडलाइंस के हट के जो आपको अंदर की बात बताई है वो अभी आपको समझा भी रहे थे। सुमित बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड अगेन हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वापस लौटते हैं दो खबरों पे। हमने दो खबरें एक्चुअली में डिस्कस की हैं जिसके टेक्निकल सेटअप समझना बहुत ज़रूरी है। एक अभी अजय आपको खबर बता रहे थे जी की, और सुमित ने खबर बताई है बजाज ऑटो की। वैशाली आप तो ज़रा जी चेक करके रखना, मैं अभी आपके पास लौटूंगा, लेकिन कपिल एक बार ज़रा बजाज ऑटो आप देख के बताओ। ठीक है, एक गैप के साथ खुल सकता है, तो फिर उसके बाद क्या करें? मैं बायबैक की प्रोसेस में तो नहीं जाऊंगा, बट मैं शेयर के मोमेंटम में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। तो क्या मैं शेयर के मोमेंटम में अगर आज गैप अप मिलता है तो पार्टिसिपेट करूं या नहीं करूं? जी, बेसिकली बजाज ऑटो का जो ऑटो पैक का हम देखते हैं तो वहां पे एक थोड़ा सा डाइवर्जन देखने मिला हुआ है। जो आपके टू व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स कंपनीज है वहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने मिल रही है, लेकिन जो आपके एलसीवीज एचसीवीज है वहां पे इतनी कुछ खास मोमेंटम देखने नहीं मिल रही है। तो बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स मार्केट के एक फ्लेवर तो है ही। लेकिन बजाज ऑटो का जो स्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से बायबैक के न्यूज पे पहले भी एक मूव आ गया था और आज के दिन में भी और एक मूव होने की एक्सपेक्टेशन बनती है, लेकिन यहाँ पे बाद में स्टॉक प्राइस काफी ओवर स्ट्रेच हो जाता है। एक मोमेंटम, एक एंट्री करने का एक किफायती लेवल हमें नहीं मिलता है। तो उससे बेहतर है जो किरण जी का कॉल था हीरो मोटोकॉर्प पे, और जो जहां पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट और कंटिन्यूएशन का मूव हमें देखने मिल रहा है, तो वहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो कम ही मौके होते हैं कि जब एक किसी शेयर के साथ खबर आए तो वो फिर आप उसके कॉम्पिटिटर पे चले जाएं, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है। कपिल भी कह रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प ठीक है, किरण की तो बाकायदा आज की कॉल ही है हीरो मोटोकॉर्प, इसलिए बजाज ऑटो का हो सकता है एक अफेक्ट हीरो मोटोकॉर्प पे भी आ जाए। इसलिए ट्रेडिंग वालों को जरा हीरो मोटोकॉर्प ज़्यादा अच्छे से गंभीरता से देखना और समझना चाहिए। वैशाली आप जी का आपने चार्ट देख लिया होगा, ठीक है, खबर अपने आप में नेगेटिव है, लेकिन एक खबर ना ब्लूमबर्ग ने पहले भी हिंट किया था, इसे अजय भी आपको बता रहे थे। तो ये दो बार आ चुकी है और दोनों बार में प्राइस वहीं के वहीं लौट के वापस आ जाते हैं, और 21 तारीख से पहले पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जरा आप देख के बताइए क्या करें फिर इसमें आज। तो एक्चुअली आप देखेंगे तो काफी समय से हम देखते आए हैं दैट 290 हैज बीन द रेजिस्टेंस। सो ऑफ कोर्स इसके आगे ही अगर ये स्टॉक मूव होता था तो एक बुलिश व्यू बनता था, बट आज जैसे नेगेटिव न्यूज हो रही है, आई थिंक 265 इज अ क्रूशियल सपोर्ट लेवल। अगर 265 लेवल सपोर्ट रिस्पेक्ट करता है तो हो सकता है वहां से दोबारा बाउंस आ सकता है, बट अदरवाइज फेलिंग विच आई थिंक स्टॉक में वीकनेस आ सकती है गोइंग टूवर्ड्स 250 एंड 245। ओके ठीक है, 245 265 ये कुछ एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि ट्रेडर्स को अपने माइंड में रखने चाहिए। देखिए खबर के हिसाब से शेयर कहीं भी मूव कर सकता है, एक खबर से ही चल रहा है। बैलेंस शीट तो किसी को भी नहीं पता होगी, मेरे को तो को नहीं पता कि बैलेंस शीट्स में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी दिखाते हैं। हम सब भी इसी खबर के बेसिस पर ही जी को बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं आपके सामने। ये इसकी खूबसूरती हो चुकी है, इसकी कमी हो चुकी है, जैसे भी आपको बोलना है वैसे आप बोल सकते हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं, शरद को अपने साथ जोड़ लेते हैं, वो हमको खबरों वाले शेयर्स भी बता देंगे और किन किन कंपनीज के बिजनेस अपडेट आए हैं उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। शरद जिससे आपको शुरू करना आप कर सकते हैं, बताइए। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले बात करेंगे Q3 अपडेट्स में टाटा मोटर्स के JLR के आंकड़ों पे। लार्जली देखे जाए तो एस्टिमेट्स के है थोड़ी सी, लेकिन जो है एक्सपेक्टेशन से कम आई है। लेकिन अगर बात करें रिटेल सेल्स की तो 25% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है ग्रोथ देखने मिला है, और सारे रीजन्स ले लीजिए यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट ग्रोथ जो है हर जगह देखने मिली है। हालांकि कंपनी ने फ्री कैश फ्लो पे कोई स्टेटमेंट जो है आगे जाते हुए नहीं दिया है। दूसरा स्टॉक रहेगा IRB इंफ्रा। टोल कलेक्शंस अच्छे आए हैं दिसंबर में, उम्मीद से बेहतर आए हैं, गुड सेट ऑफ नंबर्स आया है टोल का। लेकिन याद रखिए हमने खबर भी किया था 18 स्वदेश में, जहां पे हमने कहा था कि फोर्थ क्वार्टर के पहले, मार्च के पहले एक टोल रिवीजन भी हो सकता है। तो ये फैक्टर भी ज़रूर आप जो है नोट कर लीजिए। इसके अलावा मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, यहाँ पर लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। कोर बिजनेस में इंप्रूवमेंट आया लगभग 12% का, और जो आप कह सकते हैं स्पेशलिटी सेगमेंट है, B2C सेगमेंट है, यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस आई है। बट ओवरऑल मार्जिन्स में थोड़ी इम्पैक्ट ज़रूर आई है तमिलनाडु मार्केट्स के इम्पैक्ट के कारण।
बट ओवरऑल याद रखिए एक दूसरा रिवीजन देखने मिल सकता है नॉन कोविड पोर्टफोलियो का जनवरी के महीने में, और ये इसलिए ले सकते हैं डायग्नोस्टिक कंपनीज क्योंकि डिजिटल प्लेयर्स है वो भी अपनी दाम अब बढ़ाने लगे हैं। तो इन दोनों स्टॉक्स को जो है फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे भी नोट रखिएगा। बजाज ऑटो की तो हमने बात कर ली बायबैक की, लेकिन जो कैपसाइट इंफ्रा है वहाँ पे लगभग 200 करोड़ रुपए का QIP इशू खुल चुका है। फ्लो प्राइस लगभग 265 रुपीज़ पर शेयर का है। और आखिर में GMDC के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे सुखना लिग्नाइट की जो माइन है वहाँ पे उनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है। तो ये ट्रेंड हम देख रहे हैं माइनिंग रिलेटेड स्टॉक्स में कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस जो है माइंस खुलने के मिलने लगे हैं। एंड ऑफकोर्स जो डिमांड आ रही है EV सेगमेंट में, कॉपर इकोसिस्टम में, उसमें भी जो है हम देख रहे हैं कि एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो जो है माइनिंग स्टॉक्स में देखने मिल रहा है। ओके, ऑलराइट शरद, बिल्कुल ये सारे स्टॉक्स पर नज़र रहेगी और इनफैक्ट कई सारे Q3 अपडेट्स भी आपने बताया, शुक्रिया। इनमें से पॉसिबल ट्रेड्स भी डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट बजाज ऑटो की तो अभी हमने बात की ही और जी की भी बात की, लेकिन और जो दूसरे स्टॉक्स में स्टॉक्स न्यूज़ में बता के गए हैं शरद, उसमें एक कैपेसिटी इंफ्रा को भी ले लेते हैं। ये स्टॉक काफ़ी बजिंग था जब इसमें बड़े इन्वेस्टर्स आए, उसके बाद थोड़ा सा ये साइडवेज भी हुआ और बहुत हद तक एक रेंज में भी रहा उस तरह की। लेकिन अब ये जो QIP का जो बज़ है, 200 करोड़ जुटाएगी कंपनी, उससे क्या स्टॉक में एक फर्दर मोमेंटम आ सकता है? एक बार टेक्निकली भी चार्ट चेक करके देखते हैं। वैशाली, आप एक बार कैपेसिटी इंफ्रा कैश के काउंटर्स अगर चेक करती हैं तो प्लीज इसे चेक करें। डेफिनेटली। सो कैपेसाइट इंफ्रा एक्चुअली देखें तो यस, थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रहा है, बट ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो आई थिंक एक ब्रेकआउट भी आ चुका है। सो आई थिंक 275 के ऊपर सस्टेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाइंग के मौके ढूंढेंगे तो आई थिंक 255 260 के लेवल सही रहेंगे टू गेट इनटू द स्टॉक। और एक बार ये स्टॉक 275 278 के ऊपर क्लोज देता है और सस्टेन कर रहा है, देन आई थिंक इट गिव्स अपॉर्चुनिटीज फॉर अपसाइड प्रोजेक्शंस ऑफ 360। ओके, विनोद मोदी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। विनोद, आपने इस खबर के ऊपर नज़र डाली? एक तरफ तो इंडिगो जो है वो दादा बन गया है हमारे इंडियन स्काइज़ का। क्यों? ऑब्वियसली एक मार्केट शेयर उनका हाईएस्ट मार्केट शेयर है और पसंद करते हैं लोग, क्योंकि काफ़ी समय पाबंदी के साथ फ्लाइट्स चलती हैं, उतरती हैं। लेकिन उन्होंने एक मूड खराब करने वाली बात कर दी। कल उन्होंने सीट अरेंजमेंट के प्राइसेस फिर बढ़ा दिए। हाँ, और एक तो इन्होंने नई चीज उन्होंने ये इंट्रोड्यूस की थी। इनसे पहले भी बहुत एयरलाइंस आई हैं हाँ, और चल रही हैं, हाँ, लेकिन कभी ये सीट चूज करने के पैसे नहीं होता था। अब पहले तो इन्होंने एविएशन मिनिस्ट्री का आया था कि पैसेंजर्स को जरूरी नहीं है पे करना है, लेकिन अब ये फिर से अगर एयरलाइंस डिमांड करेंगी तो व्हाट टू डू। लेकिन ये है कि कुछ भी कहिए, इससे मार्केट शेयर, आप कह लीजिए प्लांट लोड फैक्टर की तेजी देख लीजिए, क्रूड 76 हो गया, सारे स्टार्स इनके फेवर में लाइन है। विनोद, आप 3000 के भाव पे खरीदेंगे क्या इंडिगो? वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी, प्रियंका एंड सारे पैनलिस्ट को। डेफिनेटली आई मीन ये ओवरऑल अगर एविएशन सेक्टर समझे तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हुई है। खासकर अगर इंडिगो के संदर्भ में देखें तो 55 से 60% का मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली इसने मेंटेन किया है। जिस हिसाब से कुछ कंपनी जो आउट ऑफ आई मीन एक्शन हो गए हैं, उसका बेनिफिट इनको मिला है, जिसका वजह से इसका मार्केट शेयर की गेन हुई है। लेकिन यहाँ से अगर जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो कुछ पुराने कंपनी है वो आएंगे, फिर से ऑपरेशन अपने चालू करेंगे, तो उसके हिसाब से ये बोला जा रहा है कि जो इनको जो री रेटिंग जो हुआ है मार्केट शेयर कंसिस्टेंट गेन का, वो यहाँ से लग रहा है कि मार्केट शेयर इनकी रुक जाएगी गेन करना या मोर और लेस स्टैग्नेंट रहेगा। तो मुझे लग रहा है 55 से 60% का वो एनीवे मेंटेन करेगा ही। जहां तक ये फेयर प्राइसेस की है तो डेफिनेटली अजय जी, इट्स ऑल अबाउट डिमांड सप्लाई आई मीन गेम्स, राइट? सो ये क्लियर है कि सप्लाई कॉन्स्टेंट है थोड़ा सा ओवरऑल, क्योंकि बहुत सारे अगर देखें तो एयरक्राफ्ट अभी भी लैंडेड है बिकॉज ऑफ वेरियस टेक्निकल रीजन। ये साल में FY25 में बात की जा रही है कि 145 नया ओवरऑल इंडस्ट्री में नए एयरक्राफ्ट ऐड होंगे, जिसमें सबसे बड़ा शेयर इंडिगो की आती है। तो मुझे लगता है कि मार्केट शेयर गेन में किसी प्रकार की और मार्केट शेयर मेंटेन करने में भी किसी प्रकार की कंपनी को इश्यू नहीं होनी चाहिए। एट द सेम टाइम जो जो फ्यूल प्राइसेस है, आई मीन
ये सब का इम्पैक्ट तो मिलेगा, बट मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ट्रैक्शन हो रहा है ओवरऑल इनका, देखिए ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की डी रेटिंग स्टॉक में भी देखी जा सकती है। यस, अगर वैल्यूएशन का मैं बात करूँ तो वैल्यूएशन FY 25-26 में ईवी एबिटा के हिसाब से देखूँ तो अभी भी लगभग 10 टाइम पे ट्रेड करा, मुझे बहुत एक्सपेंसिव नहीं लगता है कंसीडरिंग द काइंड ऑफ जो अर्निंग्स जो ये पोटेंशियल जो दिखाता है। तो ओवरऑल मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़ा री-रेटिंग पॉसिबल है स्टॉक में, बट यहाँ से मेरा व्यू न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, ठीक है। और ऑलराइट, ये तो इंडिगो पे बात हुई, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस इस वक्त रियल एस्टेट स्पेस दिखा रहा है, स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी। आप कई सारी ब्रोकिंग फर्म्स के व्यूज और टारगेट्स भी आ रहे हैं स्टॉक्स पर इंडिविजुअली। कई फर्म्स, कई बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स के इंडिविजुअल टारगेट्स भी आए और ये सारे गौरव ने कंपाइल किया। पहले व्यूज भी समझ लेते हैं और फिर टारगेट्स भी बताएंगे। गौरव बताएं, रियल एस्टेट पे कौन कौन सी बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स की रिपोर्ट्स हैं? हमने देखा कि काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, और ये जो परफॉर्मेंस है, कहीं पे जेफरीज का मानना ये है कि ये परफॉर्मेंस कहीं पे वैसे ही रहेगा पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पे। अगर हम रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की बात करें तो ये जो डिमांड है वो कहीं पे रहने की आशंका है जेफरीज के जैसे। उनका मानना ये भी है कि डेवलपर्स का एक्सपांशन प्लान जो है वो भी काफ़ी ऑन ट्रैक चल रहा है। उसके अलावा अगर हम ऑफिस ट्रेंड्स की बात करें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की वजह से ये जो ऑफिस ट्रेंड्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इन्हीं की वजह से रीट्स जो है इनको भी काफ़ी अच्छे से फ़ायदा हो रहा है। और इसी के चलते हुए जेफरीज ने काफ़ी कंपनीज पे अपना टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है। जैसे अगर सबसे पहले हम बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टी, जहाँ पे अपना टारगेट प्राइस उन्होंने 2100 रुपीज़ से बढ़ा के 2635 रुपीज़ का किया है और बाय रेटिंग मेंटेन किया है। अगली अगर हम बात करें तो DLF, जहाँ पे टारगेट प्राइस बढ़ा के किया है 875 रुपीज़ का। देन है मैक्रोटेक, जहाँ पे टारगेट प्राइस दिया है 1290 रुपीज़ का। सनटेक रियलिटी, जहाँ पे बाय रेटिंग तो मेंटेन की ही है और टारगेट प्राइस दिया है 550 रुपीज़ का। ओबेरॉय रॉयल्टी में भी उन्होंने होल्ड रेटिंग मेंटेन की है, बट टारगेट प्राइस जो है वो भी बढ़ा के 1375 रुपीज़ का किया है। कहीं पे हमें डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है रेटिंग में, शोभा में, जहाँ पे उन्होंने डाउनग्रेड किया है बाय रेटिंग से होल्ड रेटिंग पे, और बट टारगेट प्राइस जो है वो भी उन्होंने बढ़ा के किया है 1265 रुपीज़ का। और प्रेस्टीज में उन्होंने फिर से एक डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है अंडर परफॉर्म रेटिंग पे, बट टारगेट प्राइस बढ़ा के 1000 रुपीज़ का किया है। उसके अलावा अगर हम कई रीट्स की बात करें तो उनके हिसाब से ये साल जो है वो रीट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और इसी के चलते हुए माइंडस्पेस रीट में उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा के दिया है 365 रुपीज़ का, और एम्बेसी रीट्स में उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 394 रुपीज़ का। आगे जाके उनका मानना यह है कि हमें और भी प्राइस गेन्स देखने को मिल सकते हैं, बट इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है रियल एस्टेट स्पेस में। ठीक है, ये तो बात हो गई रियल एस्टेट पर ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स की। गौरव, अदरवाइज और कौन कौन सी रिपोर्ट्स आई है? फाइनेंशियल्स पर भी कई सारी रिपोर्ट्स हैं, प्लीज शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ। जी हाँ, तो उसके अलावा जेफरीज ने अपना फाइनेंशियल्स पे भी एक व्यू रखा है, और उनका मानना यह है कि कहीं पे डिजिटलाइजेशन जो हम देख रहे हैं और उसके चलते हुए एक्सचेंजेस कहीं पे काफ़ी ज़्यादा गेन कर रहे हैं, और इसी के लिए उन्होंने BSE पे बाय रेटिंग तो मेंटेन किया ही है और टारगेट प्राइस जो है वो 3000 रुपीज़ पे बढ़ा दिया है। उसके अलावा अगर हम के फिनटेक की बात करें, वहाँ पे भी कहीं पे हमें ये बुलिश व्यू देखने को मिल रहा है, जहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा के 660 रुपीज़ का कर दिया है। अगर हम एसेट मैनेजर्स की बात करें तो उनका मानना यह है कि कहीं पे टेलविंड्स देखने को मिल रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने एसेट मैनेजमेंट में, जैसे हम HDFC AMC की बात करें तो वहाँ पे बाय रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 3230 रुपीज़ से बढ़ा के 3890 रुपीज़ का किया है। उसके अलावा जनरल इंश्योरेंस में भी कई कंपनीज है जहाँ पे उनका मानना यह है कि जनरल इंश्योरेंस कहीं पे स्वीट स्पॉट पे रहेगा, बट लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कहीं पे हमें स्टेडी ग्रोथ देखने को मिलेगा, और इसी के लिए उन्होंने मैक्स फाइनेंशियल्स और ICICI लोम्बार्ड में अपना एक टारगेट प्राइस जो है वो इंक्रीज़ किया है 1200 रुपये पे और 1730 रुपये पे। जबकि उन्होंने ICICI प्रू, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस कट करके 630 रुपीज़ किया है। और आखिर में फिनटेक्स की अगर बात करें तो वहाँ पे उनका मानना यह है कि पेटीएम में कहीं पे हमें एक टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिल सकती है, और इसीलिए उन्होंने बाय रेटिंग मेंटेन तो की है और टारगेट प्राइस दी है 1050 रुपीज़ की। उसके अलावा हमारे पास है ऑटो स्टॉक्स, जहाँ पे मारुति सुजुकी में MK कैपिटल ने अपना टारगेट प्राइस कट किया है 10,700 रुपीज़ पे, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे डाउनग्रेड मोमेंटम जो है वो देखने को मिलने की आशंका है Q3 में, क्योंकि हमने Q2 काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखा है, और आगे जाके ये जो आउटलुक है उनका वो भी कहीं पे वीक बनते हुए दिख रहा है। और आखिर में हम बात करते हैं TVS मोटर्स की, जहाँ पे सब ब्रोकरेज फर्म काफ़ी बुलिश हो रहे थे। एंटीक ने यहाँ पे डाउनग्रेड किया है TVS मोटर्स को सेल रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस दिया है 1729 रुपीज़ का। उनका मानना यह है कि कहीं पे कॉम्पिटिशन जो है वो इंक्रीज़ होते हुए दिख रही है,
और इसी के चलते हुए मार्जिन एक्सपांशन जो है वो भी कहीं पे खतरे में आने की काफ़ी चांसेस है। और वैल्यूएशंस की भी अगर बात करें तो एंटी के हिसाब से फंडामेंटल्स से काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे वैल्यूएशंस अभी है, और इसीलिए ये टारगेट प्राइस जो है वो उन्होंने बढ़ा के 1729 किया है, बट रेटिंग जो है वो कट करके सेल रेटिंग देके रखा है, तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। ठीक है, डन। तो आपने बहुत सारे शेयर्स आज रिपोर्ट्स के ज़रिए हमको बताए, जिसमें अलग अलग रिपोर्ट्स भी हैं, सेक्टोरियल रिपोर्ट्स भी हैं, जैसे रियल एस्टेट को लेकर है और फाइनेंशियल्स को लेकर है। एक खबर के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा। रियल एस्टेट्स वाली जो भी रिपोर्ट्स है उसमें दिखाएगा डीएलएफ आप देख पा रहे होंगे, नया लक्ष्य दिया उन्होंने 875 का 650 पे है। गुड़गांव में डीएलएफ ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 72 घंटे में उसने 7200 करोड़ रुपए जुटा लिया। आप सोच सकते हैं 3 दिन लगे सिर्फ, और सारा का सारी इन्वेंट्री जो है उनकी वो सिर्फ प्री लॉन्च से पहले बिक गई। अब ये नहीं समझ में आ रहा उनको कि लॉन्चिंग में क्या करेंगे जब प्री लॉन्चिंग में ही सारा माल बिक गया। तो ये एक बारूद की तरह इस समय डीएलएफ काम कर रहा है, अपने ग्राउंड पे तो कम से कम कर रहा है, प्राइस पे करेगा नहीं करेगा देखते हैं। रियल एस्टेट को लेकर जेफरीज भी बुलिश हुआ, उसने 200 पॉइंट सीधा बढ़ा दी 200 रुपये। एक काम करते हैं, जरा पता कर लेते हैं वैशाली से। वैशाली, डीएलएफ आपको कहाँ जाता दिख रहा है? 850 तो जेफरीज कह रहा है पहुंच जाएगा। खबर मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि 72 घंटे के अंदर 7200 करोड़। तो आई डेफिनेटली अग्री, बिकॉज डीएलएफ आप देखेंगे, इंस्पाइट कल भी हम देखे थे कि इंस्पाइट ऑफ ऑल द चॉपीनेस काफी रियल एस्टेट स्टॉक्स में थोड़ा करेक्टिव मूव आ रहा था, बट डीएलएफ इज होल्डिंग ऑन वेरी वेल। अगर अब हम वीकली चार्ट और मंथली चार्ट भी देखिए तो प्रीवियस हाई वाज अराउंड 990 लेवल्स। तो आई थिंक ये स्टॉक अभी भी तैयार है, एक बार 770 को क्रॉस करता है 820 वुड बी द नेक्स्ट टारगेट। एक स्टॉक जो गौरव बात करते हुए नजर आए थे, विनोद, मैं आपसे बात करना चाहूंगा इसके बारे में, वो है केफिन टेक। आपको याद होगा कि ये एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी ने कंट्रोल हाथ में ले लिया था और टर्न अराउंड की, ये पुरानी कारवी हुआ करती थी। और केफिन में अभी कुछ ब्लॉक्स हुए थे हाल ही में। मैं आपको बता दूं कि पब्लिकली अवेलेबल डेटा ये बताता है कि उस ब्लॉक्स में काफ़ी धुरंधर इन्वेस्टर्स ने मान लिया था। मारन साहब ने मान लिया था यूनिफी, जो चेन्नई बेस्ड एक बड़ा पीएमएस है, इनफैक्ट 25,000 करोड़ का पीएमएस हो गया लगभग। केफिन टेक के आपने नंबर्स वगैरह देखे, नंबर्स, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, यहाँ से कुछ और ट्रिगर्स। अब बात हो रही है कि अनलिस्टेड कंपनीज को भी डीमैट में मैंडेटरी कर देंगे। बहुत बड़ा एक एरिया खुल जाता है वॉल्यूम का। 510 पे कैसे देखते हैं? या 510 डेफिनेटली इसका फॉरवर्ड नंबर्स नहीं है अभी किसी मेरे पास, लेकिन अगर मैं टीटीएम के हिसाब से देखूं तो 40x पे ट्रेड करता है। डेफिनेटली ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से काफी बेहतर लगती है कंपनी, कंसीडरिंग द फैक्ट कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हम लोग देखें जिस हिसाब से कंसिस्टेंटली डबल डिजिट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एकदम बढ़ता हुआ दिख रहा है। भारत की जो फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ जो सेविंग हो रही है, ये सब चीज को मद्देनजर रखते हुए केफिन की टेक्नोलॉजी की अगर मैं देखूं तो प्रोस्पेक्ट्स काफी बेहतर लगता है। बैलेंस शीट भी इतना हाईली लिवरेज नहीं है, तो मुझे लगता है प्रोस्पेक्ट्स बेहतर है। कंपनी में रिटर्न्स रेशियो 25% 30% के बीच में आरओई बनता है, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी एक ठीक अच्छा खासा वैल्यू क्रिएट कर सकता है आने वाले समय में, क्योंकि ग्रोथ के भी जो भी इसमें जो ट्रिगर्स दिखते हैं या जो भी ग्रोथ कैटलिस्ट है वो ओवरऑल बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक और स्टॉक के बारे में बात करते हैं। कैपेसिटी इंफ्रा के चार्ट लेके आइए डॉक्टर साहब। कैपेसिटी इंफ्रा में भी बाजार में जो पीएमएस वाले जो वर्ग है उसमें काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर्स ने बीच में मान लिया। मुकुल अग्रवाल की नाम आया और खेमानी साहब ने मान लिया था। 6 महीने से एक बैंड में अब एक QIP आ गया है। QIP जब आने वाला होता है यूजुअली स्टॉक थोड़ा सा एक प्रेशर में एक नरम हो जाता है, गेम होता है उसके बाद, क्योंकि उस QIP का पैसे का इस्तेमाल कैसे ग्रोथ में किया जाएगा। 200 करोड़ रेज करने का इनका आइडिया है, एक डिस्काउंट है 265 के आसपास। पहले के चार्ट्स अगर देखें कपिल, अभी तक पिछले एक साल का चार्ट लेके आइए आप कैपेसिटी, पोजिशनली क्या व्यू बनता है? ओके एक दूसरा स्टॉक डिस्कस करते हैं। कैपेसिटी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। JLR के नंबर्स आए हैं, वो लेके आइए। JLR के कल जो नंबर्स आए 800 रुपये का भाव हो गया है। कपिल, टाटा मोटर्स का जरा व्यू बताइए। 790 के आसपास पिछले साल का सबसे बड़ा मूवर था बड़े स्टॉक्स में, यहाँ से भी जूस है क्या इसमें?
यानी स्टॉक प्राइस तो काफी अच्छे मोमेंटम में बने हुए हैं, यानी जो इसका स्ट्रक्चरल रिवर्सल साइन आते हैं, तो जहां पे भी जो नीचे का झुकाव आता है तो स्टॉक प्राइस कहाँ ना कहाँ पे मूविंग एवरेज पे या फिर कुछ प्राइस के सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करके ऊपर में हमें बाउंस कर देता है। लेकिन जितनी हम मोमेंटम 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स में देख रहे हैं, उतनी तो मोमेंटम टाटा मोटर्स में ऑन ऑफ हमें देखने मिलती है। एलसीवीज के जो स्पेस है या फिर पैसेंजर व्हीकल्स से स्पेस से देखते हैं, अगर वहां पे जो कोई अग्रणी स्टॉक होता है तो वो टाटा मोटर्स ही है। स्टॉक प्राइस आपका प्राइस की मोमेंटम भी आती है, प्राइस की मोमेंटम के बाद में अच्छा खासा टाइम कंसोलिडेट भी करता है। तो स्टॉक प्राइस ने एक दफा 687 से 780 के लेवल पे कुछ दिनों में ही उसने मोमेंटम कर दिया था, तो अभी इसका कंसोलिडेशन पैच है। तो फिलहाल तो मोमेंटम मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो सकते हैं, लेकिन इसका व्यू साइडवेज टू पॉजिटिव बरकरार रहेगा। ओके, ठीक है, इसकी मूव बरकरार रहेगी। ये तो टाटा मोटर्स पर बात हुई, लेकिन इस वक्त बाजार पर क्या व्यू बन रहा है इंडेक्स पर संजीव मसीन का, आइए उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग संजीव जी। एक बार के लिए तो जो बाजार में कल थोड़ा इंडेक्स पे प्रेशर दिख रहा था, और कल आपकी टाइमली एडवाइस से जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक भी किया होगा उनके लिए फायदा हुआ होगा, लेकिन अभी फिलहाल आप क्या व्यू देख रहे हैं? ये जो एक बाउंस बैक है, जो सुबह पुट दिलवाए थे, हाँ उसी की बात, दोपहर तक अच्छा पैसा बन गया था। 260 270 तक का टारगेट था, वो अचीव हुआ था, अचीव हो गया कि उनके कहने पे जिन्होंने भी मंदी की, जिन्होंने पुट खरीदे, उनके लिए फायदा हुआ होगा। लेकिन अब यहाँ से जो गिफ्ट निफ्टी रिबाउंड दिखा रहा है, आपका भी व्यू बदला है? गुड मॉर्निंग प्रियंका, आपको, डिम्पी और अजय। सर 190 का 305 बिका है, ऐसा मत कहिए अजय जी। 190 वाला पुट 190 200, मैंने 270 60 70 कहा था, वो 305 चले गया। जिसको कहते ना, जो सुबह मुंह से सरस्वती निकली वो सही रही, और वो बहुत टाइम बाद मंदी का कॉल दिया, क्योंकि आपको हेज कराना था। अब 21,500 हो गया, ग्लोबल मार्केट रुकने को तैयार नहीं, मंदी वाले के सौदे अटकेंगे 21,700 पे, तो पहले तो 200 पॉइंट का अपसाइड तैयार कर लीजिए। और रिमेंबर, the trader has to be on both sides nimble footed and make money. That is why आपका ET स्वदेश is emerging to be the best channel, क्योंकि genuine advice है और दोनों तरफ की आपको एडवाइस दे रहे हैं। आप ट्रेडर भी हो सकते हैं, इन्वेस्टर भी। मैंने आपको कहा 21,700 पे देयर आर नो फ्री लंचेस, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अजय जी, और आपको याद दिला दूं, 15 सितंबर में पहली बार आपके साथ आया और मैंने 8 रुपए 50 पैसे में कहा था जेपी पावर लेके भूल जाना, और जेपी पावर कल 17.5 रुपए बिका है, और 11 वाला जेपी भी 24 रुपए। ये याद दिलाना चाहता हूँ इन्वेस्टर्स को जिन्होंने लिया है कि ईटी स्वदेश देखेंगे तो छोटे शॉक भी मिलेंगे, बड़े भी मिलेंगे, और ऑप्शन पे भी स्ट्रेटेजी मिलेगी, तो देखते रहिए। प्रियंका जी, आज तो ग्लोबल क्यूज वापस तेज हो गई हैं, और कोई दो राय नहीं, यूएस आर गोइंग टू गो टू न्यू हाइज। जिस तरह से कल नैस्डैक में कमबैक आया, जिस तरह से बॉन्ड्स घटे, जिस तरह से डॉलर वीकनेस आई है, और क्रूड that has again started to soften, it means, and Bloomberg now talking of including Indian bonds in the index is a thumbs up to the banks. I think banks will lead from the forefront, because earnings from the banks will be the best in this जो अब आएंगे for the December quarter. तो सबसे बढ़िया है, सबसे पहले स्टेट बैंक, मैं रीइटरेट करता हूँ, 52 लाख करोड़ की बुक है बैलेंस शीट, जिसमें से 7 लाख करोड़ के तो होम लोन है, और 50,000 करोड़ FY23 मार्च का रिजल्ट था प्रॉफिट। इस FY24 में 68,000 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, और FY25 में 82,000 करोड़। आपको 1.9 टाइम प्राइस टू बुक मिल रहा है। स्टेट बैंक 600 रुपए था जब पीएनबी 50 था, पीएनबी 100 हो गया, और पीएनबी स्टेट बैंक अभी भी 630। 700 से कम मत बेचना, 750 भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। दिस इज अ क्वालिटी स्टॉक टू बाय एट दिस प्राइस। सेकेंड, मारुति ने कल 2,30,000 गाड़ियां बेची रिटेल को इन दिसंबर, विच इज अ मंथ जहां इन्वेंट्री की सेल होती है, और वो कह रहे हैं दिस इज द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। और अब तो मारुति में आप देख रहे हैं देयर ईवी लॉन्चेस, देयर अदर प्रोडक्ट्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो मुझे लगता है दिस सॉफ्टनिंग इन क्रूड प्राइसेस शुड बी द बैरोमीटर फॉर बाइंग द बेस्ट एंड द लार्जेस्ट 4-व्हीलर शेयर। 9,800 का स्टॉप लॉस रखिए, 9950, 10,000 में लीजिए, 10,400 का टारगेट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, टाटा स्टील अपडेट, टाटा स्टील नंबर्स विल बी द बेस्ट व्हिच वी हैव सीन इन द लास्ट 16 क्वार्टर्स, और आप देख रहे हैं स्टील आउटपुट इज एट अ न्यू हाई। सो आई एम प्लेइंग विद टाटा स्टील फॉर 140, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 129.50।
ओके राइट। टाटा स्टील, इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स में जो एक तरह से बदलाव आया है मेटल स्टॉक्स का, उस पर भी इम्पैक्ट होना ही चाहिए। मैं एक बड़ा अपग्रेड आया है रियल एस्टेट स्टॉक्स के ऊपर, कुछ आधा दर्जन रियल एस्टेट स्टॉक्स पे अपग्रेड्स आ गए हैं। एक बार रियल एस्टेट पे आपकी कॉल लेना चाहूंगा मैं, क्योंकि हमने देखा है कि एक करेक्टिव मूव भी शुरू हो गया है। 1-1.5 साल से रियल एस्टेट स्टॉक्स चल रहे हैं और अब जाके थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, देर तो नहीं होगी रियल एस्टेट में? अभी भी आपको लगता है पैसा बनेगा या से इन डिप्स को लेना चाहिए? सर देर तो फॉर्मर्स के लिए हो गई ना, उनके पास है ही नहीं माल, तो वो तो अब रिपोर्ट भी निकालेंगे, तेजी भी करेंगे। हम थोड़ा कॉशियस है, हम रिड्यूस है। हम तो कह रहे हैं बैंक्स लीजिए, 7.5 लाख करोड़ की बुक है स्टेट बैंक की लोन, हाउसिंग लोन पे। आपको हाउसिंग लोन में 5% उनको स्प्रेड आता है 12% का, जो वर्क करके 4.5% बैठता है। हाउसिंग लोन विल बी द बेस्ट प्ले टू बी देयर, LIC हाउसिंग एंड स्टेट बैंक। तभी मैंने स्टेट बैंक सम ऑफ पार्ट्स पे कहा, but you can take a basket. We continue to own Godrej, Shobha and DLF, but we are using these rises to decline reduce our position and up our stake in the large cap banks, SBI, Maruti. These are stocks which we want to be update and Tata Steel. ठीक है बसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारे के सारे शेयर्स बताने के लिए और पुराने शेयर्स याद भी दिलाने के लिए। ये भी अच्छी बात होती है, आप टाइम टू टाइम सारे शेयर्स को याद दिलाते हैं ना, तो उससे पता लग जाता है कि देखिए आपने किस समय कौन सी चीज़ ली हुई है और अब आपको निकलना है कि नहीं निकलना। आगे बढ़ते हैं, मारुति को लेकर वैसे सर ने कहा 10,400 तक आ सकता है, ये बसीन जी की कॉल है। आज एक रिपोर्ट भी आई है, जरा रिपोर्ट भी दिखाए मारुति की, शायद MK की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के बेसिस पर भी शायद यही प्राइजेस बन रहे हैं 10,400-500 के आसपास ही। जरा प्राइस दिखाएं, 10,700 का लक्ष्य, ठीक है डन। अब विशाली एक बार जरा चेक करेंगे मारुति किस तरफ जा रहा है, अभी तो हम 10,000 के नीचे है। I definitely agree. Technically, it looks very good. In fact, ये भी हमारे radar पे था. डबल बॉटम बन रहा है 9,400 लेवल्स, सो मे बी थोड़ा और डिप आ सकता है। सो जैसे कि भसीन जी ने कहा दैट 9,800 एक्ट्स एज सो इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड सपोर्ट। ये लेवल बाइंग के बनते हैं और अगर हम ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी देखते हैं तो फर्स्ट टारगेट कम्स एट 10,400। 10,400 को क्रॉस करता है तो हम टारगेट्स देखेंगे 10,800 to 11,000 लेवल्स, बट फॉर नाउ टेक्निकली वेरी वेल प्लेस्ड। 9,400 लेवल्स का एक बहुत ही 9940 जो अभी कल का क्लोज था, सो आई थिंक 9,800 के सपोर्ट के साथ जरूर खरीदा जा सकता है। उसके बारे में बात कर लेते हैं। कल हमने एक बहुत बड़ा मूव एक ऐसे स्टॉक में देखा जो बहुत दिनों से चल ही नहीं रहा था, उसका नाम है प्रताप स्नैक्स। कल अगर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो अच्छे वॉल्यूम पे खराब बाजार में रेट से प्रताप स्नैक्स की बात हो रही है, चखने वाला जो स्टॉक है। जी हाँ, प्रताप स्नैक्स, ये देखिए डेज हाई पे बंद हुआ है कल अच्छे वॉल्यूम के साथ खराब बाजार में। कपिल जरा प्रताप स्नैक्स 1200 रुपए के करीब आ गया है, इसका लंबा चार्ट लेके आइए डाक्टर साहब। नीचे से ग्रेजुअली 800 के भाव से इसके अंदर एक बॉटम बनना शुरू हुआ था, आपको इस भाव पे कंफर्ट आएगा इसमें लेने में? जी, स्टॉक प्राइस में काफी अच्छी मोमेंटम तो हमें देखने मिली हुई है। और जो देसी स्नैक्स कंपनी है, लेट्स से डायमंड या फिर प्रताप स्नैक्स हो गया या फिर बीकाजी हो गए, वहां पे एक काफी अच्छी मोमेंटम तो हमें देखने मिल ही रही है। और ये स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर में भी जो भी कुछ एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल थे, 984 का रेजिस्टेंस लेवल था, 1150 के कुछ रेजिस्टेंस लेवल थे, उन रेजिस्टेंस लेवल को काफी इजीली उसने क्रॉस किया हुआ है। नो डाउट मोमेंटम काफी स्ट्रेच हो गई है अभी। स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 800 से लेके 1200 तक पलक जबकते ही प्राइसेस ने अच्छे खासे मूव किए हुए हैं। स्ट्रक्चर अच्छा है। पार्शियली जो स्टॉक काफी एक्सटेंड होते हैं तो हमें सभी एंट्री एक साथ ना करते हुए हमें एक स्टेगर्ड में एंट्री करनी चाहिए। तो इसका बुलिश जोन कहां ना कहां पे मुझे 1000 तक का लग रहा है, तो इस पर्टिकुलर जोन में हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। और उसके बाद में जो उसकी अपसाइड पोटेंशियल मिलती है, जो उसके प्रीवियस पीक हुआ करते थे 1400 से लेके 1450 तक की, तो वहां पे जा सकती है, लेकिन एक्यूमुलेशन वे में हमें एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, ओके, एक्यूमुलेशन जोन में आप एंट्री करेंगे। लेकिन कई सारे रिपोर्ट्स इंश्योरेंस स्पेस पर भी आई हैं और ये स्पेस भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। SBI लाइफ को आप देखें, ICICI लॉम्बार्ड, कल अनुराग शाह भी एक रिपोर्ट बता रहे थे कि इस स्पेस में और नए एंट्रेंट्स भी आ सकते हैं। तो इस स्पेस में अभी जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उन पर क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? SBI लाइफ और ICICI लॉम्बार्ड पे दोनों में ही टारगेट प्राइस हाइक किया है जेफरीज ने। इंश्योरेंस स्पेस में कोई आपकी टॉप बेट्स होंगी और टेक्निकली जो अच्छे दिख रहे हो? वैशाली, इनके नंबर्स लास्ट क्वार्टर में भी अच्छे आए थे और प्राइस रिजल्ट से पहले अच्छे खासे मूव हुए थे SBI लाइफ के।
तो SBI लाइफ में जरूर ट्रैक कर रही हूँ और आई थिंक चार्टिकली ऑल्सो इट इज स्टिल ऑन एन अपवर्ड मूव, बट कल का जो कैंडल था एक थोड़ा डाइसी बन चुका है, बट सो फर्दर कन्विक्शन कम्स अबाउट 1460 को क्रॉस करता है तो आई थिंक इट इज रेडी फॉर अ टारगेट ऑफ 1500 1520, और अगर खरीदने के मौके हम देखेंगे तो आई थिंक 1380 शुड बी अ गुड लेवल टू बाय। ठीक है, आप लेवल्स को वॉच करके ही एंटर करेंगे। ठीक है, एक और फाइनेंशियल्स में इनफैक्ट डिफरेंट कैटेगरीज में जो जेफरीज की जो रिपोर्ट आई है उस पर एक्सचेंज काउंटर्स पर उन्होंने कहा बिगेस्ट गेनर तो हैं और कैपिटल मार्केट डिजिटाइजेशन के गेनर्स आगे भी बन रहे हैं, यानी स्टॉक्स लाइक BSE हो, CDSL हो, इनमें अच्छी बड़ी मूव आई हैं और आगे भी मूव बनी रहेंगी। पर ये इतना चलने के बाद कपिल क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टेक्निकली? क्या अब भी आपको दिखता है कि इनमें एंट्री पॉइंट्स कहाँ ढूंढ सकते हैं? एक्चुअली दोनों स्टॉक्स को एक बार चेक करके बताएं। जी, BSE का जो हम चार्ट का स्ट्रक्चर देखता हूँ तो उसका एक रवैया रहा हुआ है कि जब भी स्टॉक प्राइस ने रिट्रेस किया है तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को बाकायदा काफी अच्छे तरीके से सपोर्ट लेवल लिया और वहां से बाउंस बैक हमें देखने मिले हुए हैं। तो BSE चार्ट पे अभी का जो करंट लेवल है वो सेम स्ट्रक्चर ही फॉलो कर रहा है कि मूविंग एवरेज की यहाँ पे आ गया है। धीरे धीरे से स्टॉक प्राइस की अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिल रही है, तो इसमें बुलिश कंटिन्यूएशन साइन हमें BSE में देखने मिल सकता है। और इसके ऊपर के जो हमें हाल फिलहाल के जो रेशंस देखने मिलेंगे तो 4440 तक के शॉर्ट टर्म में हमें अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल सकते हैं। और इसी स्पेस में आज हमने मॉर्निंग में एक स्टॉक रिकमेंड किया हुआ था CAMS का, तो वो भी टेक्निकली स्ट्रक्चरली काफी अच्छा लग रहा है, इसको भी हम ध्यान में ले सकते हैं। ठीक है, विशाली मेरे को एक शेयर ना पूरे 2024 के लिए लेना है। मैंने 2023 में भी उस शेयर के बारे में जिक्र किया था और उसका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आया। वो शेयर का नाम है वोकार्ड, फार्मास्यूटिकल्स का सबसे दबा कुचला शेयर है, पार्टिसिपेट नहीं कर चुका है ये। आपने इसको मंथली चार्ट पे देखना, वीकली पे देखोगे तो शायद हो सकता है आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस दिखे, बट मंथली देखोगे बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखेगी आपको। आप मेरे को ये बताइए, मैं 2024 के लिए इस शेयर को तो कम से कम अपने पोर्टफोलियो में डाल के रखूँ, और शेयर हटाता रहूँगा घटाता रहूँगा लेकिन इसको कुछ नहीं करूँगा? I definitely agree. ये दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स टू। हम ये 250 के लेवल से ट्रैक कर रहे हैं और हमने बाय रिकमेंडेशन भी दिया है। सो टेक्निकली जैसे आप मंथली बात कर रहे हैं तो डबल बॉटम करके अच्छे से चल चुका है। सो टेक्निकल रेजिस्टेंस कम्स एट 500 लेवल्स। सो लेने के मौके आई थिंक ये अप्रोप्रिएट लेवल्स है खरीदने के लिए भी। और एक बार 500 520 को क्रॉस करता है तो देन इट इज रेडी फॉर अ टारगेट ऑफ 800। सो वोकार्ड टेक्निकली लुक्स वेरी वेरी फेवरेबल, हर डिप पे बाय करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शुड बी आई थिंक 360 to 380 लेवल्स। अगर वो लेवल्स टूटते हैं तो फिर इसमें वीकनेस आती है, बट फॉर नाउ इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। ठीक है, डन। आपका भी आप इसमें कॉन्फिडेंस है, आप खुद भी बता रहे हैं 250 से आप इसको देख रहे हैं, हम भी करीब करीब 250 से ही हमारी नज़र थी, तो यहाँ तक तो हम ले ही आए। आगे भी उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ये शेयर ज़रूर प्लस करके रखिएगा 2024 के लिए पूरा। कल एक ब्लॉक डील लगी थी ट्राइडेंट पे, उसके बाद से ट्राइडेंट पिछले 2 दिन से वॉल्यूम के साथ बहुत ही बढ़िया अच्छे से क्लोजिंग कर रहा है। एक बार ज़रा ट्राइडेंट का शेयर भी दिखाइएगा और वो हम आपके सामने रखेंगे। किरण जरा आप इस शेयर को चेक करेंगे ट्राइडेंट को, ये 57 की तरफ बढ़ेगा क्या? 57 का ट्राइडेंट हो सकता है? सो ट्राइडेंट की अगर हम बात करें तो लास्ट वीक में एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम पैटर्न या तो इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर हम देखेंगे तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट दिया था। स्टॉक अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के क्लस्टर रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा था। फ्राइडे को ही हमने एक अच्छा खासा मूव देखा था ब्रेकआउट के साथ, और वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो 20 दिन की एवरेज वॉल्यूम के ऊपर हुए थे। कल भी कहीं ना कहीं उसी पैटर्न को फॉलो किया है, तो एज ऑफ नाउ एक अच्छे ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली आपने जैसे बताया ये ऊपर में पहले तो हमारी तरफ से 56 का रेजिस्टेंस या तो टारगेट रहेगा, जैसे ही 56 क्रॉस करेगा उसके बाद 63 तक इंपैक्ट जा सकता है। तो एज ऑफ नाउ कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना है तो 44 के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखें। इनिशियली 55 56 का टारगेट रहेगा, उसके बाद 63। कल हमने देखा कि जो QSR स्टॉक्स हैं उनमें भी हरकत चालू हो गई है। ये आपका बर्गर किंग वाली कंपनी है, KFC, बर्गर किंग, रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया लेके आइए डायरेक्टर साहब। आप जुबिलेंट आपने अच्छा फायर कर दिया। सफायर फूड्स 1400 का हाई बना के नीचे में मिल रहा था, धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। ये बुरा समय इनका निकल रहा है क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है और कम है, और कंपटीशन भी अनऑर्गेनाइज प्लेयर से ज़्यादा है। लेकिन इनमें, इन कंपनीज में इन्होंने अपने स्टोर काउंट एडिशन को किसी भी तरीके से धीमा नहीं किया है। आपको इन QSR स्टॉक्स में कौन सा पसंदीदा बेट लगता है? विनोद? जी हाँ अजय जी,
क्यूएसआर डेफिनेटली काफी स्ट्रगल कर रहे थे लगभग 3-4 क्वार्टर से बिकॉज ऑफ द वेरियस फैक्ट, लेकिन अभी कुछ महीनों से अगर देखें तो जो इनका सबसे बड़ा कंसर्न था ओवरऑल आई मीन रॉ मटेरियल कॉस्ट की, तो वो कुछ हद तक वो उसमें हमें ये क्वार्टर से मुझे लग रहा है कि उसके वजह से इनके मार्जिन में अच्छे खासे आई मीन इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए। एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ द वेरियस थिंग्स, जो कंपटीशन या फिर बोले जो प्राइसिंग वॉर था अमंग द प्लेयर्स विद द नॉन ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, वो भी मुझे लगता है कि टू एन एक्सटेंट वो भी कहीं थोड़ा बहुत ये सॉर्ट आउट हो चुका है वो कंसर्न। तो ओवरऑल आपने बहुत अच्छा करा है कि बहुत आई मीन बराबर कहा है कि ये ओवरऑल ये ओवर सेगमेंट में देखें तो यहाँ से थोड़ी मोड़ी सुधार दिखती हुई नजर आ रही है। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इस क्वार्टर के अर्निंग्स और उसका अर्निंग्स के बाद जो कंपनीज का मैनेजमेंट कमेंट्री आएगा उस पे बहुत मैटर करता है आई मीन स्टॉक परफॉर्मेंस। बट वैल्यूएशन वाइज समझे तो वैल्यूएशन अभी ऐसा भी अट्रैक्टिव किसी भी स्टॉक्स में नहीं दिख रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देवयानी की भी बात करूं तो देवयानी स्टॉक्स अभी भी 20 का ऊपर पे ही ट्रेड कर रहा है एबी एबिटा के हिसाब से देखें तो। बट यस, जो हिस्टोरिकल ऑन एन एवरेज जो ट्रेंड निकला उससे डिस्काउंट में चल रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक में इस लेवल पे स्टॉक्स में ध्यान देना चाहिए इन्वेस्टर्स को। तो बिल्कुल ये स्टॉक्स, ये पूरा हिस्सा जो है ना बाजार का, बाजार इस समय इग्नोर कर रहा है। गुड स्ट्रक्चरल स्टोरी नीचे के भाव में मिल रही है। 5 स्टॉक यहाँ अपना चुन लीजिए। एक एग्जांपल दे देता हूँ। इंडिया में बर्गर किंग के 600 आउटलेट हैं और यही नंबर आप चाइना का अगर आप देखेंगे तो 6000 रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे, यहाँ 600 रेस्टोरेंट्स हैं। तो ग्रोथ का अगर हम चाइना बन रहे हैं तो क्या स्कोप है ये आप तय कर सकते हैं। एक और स्टॉक, उसके बाद हम 9 बज चुके हैं, 9 के नवरत्न शेयर्स डिस्कस करेंगे। मैं एक स्टॉक के डिस्कस करना चाहूँगा। आज मोतीलाल ओसवाल ने एपीएल अपोलो, जो कि मेटल पाइप सेगमेंट का दादा है और सबसे बड़ा कंपनी है वहाँ पे मार्केट कैप में, अपग्रेड किया है। 1500 रुपये का भाव है। इधर हमने देखा है वैशाली कि मेटल पाइप स्पेस आपका मन इंडस्ट्रीज हो गया, जेटीएल हो गया, हाईटेक पाइप्स हो गया, सब में हमने अच्छे अच्छे मूव्स देखे हैं। अगर मेटल पाइप स्टॉक्स में लास्ट 1 महीने का मूव दिखाइए डायरेक्टर साहब, इन सब के 1 महीने के चार्ट दिखाइए आप, आपके हिसाब से कहाँ मोमेंटम मजबूत है? तो आई वुड से एपीएल अपोलो की ही बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत ही इंटैक्ट है। मैं वीकली चार्ट भी देख रही हूँ, फिलहाल एक क्रूशियल सपोर्ट पे है। डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं तो 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट के साथ बाउंस दे रहा है। तो आई थिंक एपीएल अपोलो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है विथ 1400 एज सपोर्ट। और शुरुआत करेंगे 1650 का रेजिस्टेंस रहेगा। 1650 के ऊपर सस्टेन करता है तो बैक ऑन ट्रैक फॉर टारगेट्स लाइक 1800। So APL Apollo is one of the stocks. JTL की भी बात करें तो JTL Industries also बहुत ही अच्छा ऑलरेडी अप ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पे बाइंग के मौके मुझे फेवरेबल नहीं लग रहे हैं। आई थिंक आइडियल लेवल थोड़े डिप में लेने चाहिए एट अराउंड 228 to 230 लेवल्स। ओके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज के सारे बड़े स्टॉक्स, 9 के 9 स्टॉक्स, 9 नवरत्न स्टॉक्स शरद लेकर आए हैं हम तक। उनसे समझ लेते हैं। शरद, खबर भी होगी, बहुत सारे स्टॉक्स, ब्रोकिंग हाउस, सारे स्टॉक एक करके बताएं हमें। ये सब तो रहेगा, लेकिन आज अजय सर का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे अजय सर के लिए। और इनका जो एक्शन होता है, जिस तरह जो कमाई के मौके मिलते हैं, हाँ। वो बहुत, हमने ट्रेंड बहुत जल्दी पकड़ते हैं और इनसे भी मैं बहुत सीख रहा हूँ कि ट्रेंड कैसे पहले पकड़ना है, ताकि हमारे जो जितने भी व्यूअर्स हैं उनको एक अच्छे कमाई के मौके मिले। तो आज के जो 9 के नवरत्न स्टॉक्स है उस पे आ जाते हैं। टाटा मोटर्स, जेएलआर के आंकड़े के बात करें तो लार्जली जो है नंबर्स थोड़ी बिलो दी लाइन आई हैं, लेकिन रिटेल सेल्स 25% के ऊपर आई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और सारे रीजन्स में ग्रोथ देखने मिली है। अब बात करेंगे आईआरबी इंफ्रा की। यहाँ पे टोल कलेक्शंस अच्छी आई हैं, 26% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। और हमने 18 स्वदेश में खबर सेगमेंट में भी कहा था कि 4th क्वार्टर में एक टोल रिवीजन देखने मिल सकती है, तो इनकी रेवेन्यूज़ में भी बढ़ोतरी आ सकती है। वही मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के बारे में बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, लेकिन याद रखिए मार्जिन्स में थोड़ी इम्पैक्ट आई है बिकॉज तमिलनाडु का इम्पैक्ट आया है। लेकिन एक दूसरा प्राइस हाइक जो है डायग्नोस्टिक स्टॉक्स ले सकते हैं इस साल में। अब ये इसलिए है क्योंकि एक रनअप देखने मिल सकता है, क्योंकि डिजिटल प्लेयर्स भी अपनी प्राइस हाइक्स ले रहे हैं और ये स्पेशली नॉन कोविड पोर्टफोलियो के लिए रहने वाला है। हालांकि अब तो कोविड पोर्टफोलियो भी जो है 5% के नीचे आ गई उनकी रेवेन्यू की। बजाज ऑटो का इंपॉर्टेंट दिन रहेगा आज, जो है बाईबैक की अनाउंसमेंट आई है 4000 करोड़ की। हालांकि 40% का जो है प्रीमियम से ज़्यादा का बाईबैक प्राइस आया है, लेकिन याद रखिए अगर प्रीमियम बहुत ज़्यादा है तो एक्सेप्टेंस रेशियो कम हो जाते हैं।
एट एन एवरेज 4 से लेके 6% तक का जो है आपको मिल सकता है अगर अलॉटमेंट 10 से 20% तक आया तो। कैप्साइट इंफ्रा 200 करोड़ का QIP इशू खुल चुका है, फ्लोर प्राइस 265 रुपीज़ पर शेयर का है। वही GMTC में एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है क्योंकि उनकी सुरखा की लिग्नाइट माइन की जो अप्रूवल्स है इन्वायरमेंटल कमीशन से आ चुकी है, अब ये कैपेसिटी एक्सपैंड करने वाले हैं। और ये ट्रेंड को हमने पहले ही पकड़ लिया था माइनिंग सेगमेंट में कि बहुत बड़े बड़े इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज आने वाले हैं, स्टॉक्स में तेज़ी भी आई है। एक यूनिक स्टॉक बताता हूँ, PNB गिल्ड्स। अब यहाँ पे कल एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आया था कि ब्लूमबर्ग प्रपोज कर रहे हैं कि इंडिया को जो है अपनी बॉन्ड्स में जो इमर्जिंग मार्केट की जो इंडिसेज है उसमें वो जो है शामिल करेंगे। ऑलरेडी ये स्टॉक रैली किया था जब ये न्यूज़ आया था आपका JP मॉर्गन का इमर्जिंग मार्केट के बॉन्ड इंडेक्स है इसका। तो FPI के अगर डेट फ्लोज बढ़ते हैं तो इनको जो गिल्ड के रिलेटेड ऑपरेशन है उसमें भी बढ़ोतरी होती है और इस पूरे मार्केट में जो स्टॉक आता है रिएक्शन के लिए वो आता है PNB गिल्ड्स। तो ये स्टॉक को भी ज़रूर नज़र में रखिएगा। हमने तो आपको बता दिया 7 स्टॉक्स, लेकिन वो 8वां स्टॉक वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज, वो है TVS मोटर का। एंटिक की रिपोर्ट आई है, ये साल का उनका पहला डाउनग्रेड है। उन्होंने डाउनग्रेड किया है स्टॉक को, होल्ड से लेकर अब सेल पे। टारगेट प्राइस को भी घटाया है 1729 से एक्चुअली बढ़ा दिया है, लेकिन 1616 तक था जो लास्ट प्राइस था। और याद रखिए जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वो मार्केट शेयर को हर्ट कर सकता है और आगे जाते हुए मार्जिन एक्सपेंशन जो है ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि रॉ मटेरियल बेनिफिट्स जो है ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है और स्टॉक में भी एक अच्छी रनअप देखने मिली है। अब ऑफकोर्स याद रखिए ओला इलेक्ट्रिक का भी DRHP फाइल हो गया है, तो उसमें भी जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज दोनों स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। आखिरी स्टॉक जो खबर रहेगा वो है वेलिएंट ऑर्गेनिक्स का। यहाँ पे जो है हमारे बज़ आ रही है कि जो टेक्सटाइल केमिकल सेगमेंट है वहाँ पे उनको इंक्वायरीज और ऑर्डर में बढ़ोतरी देखने मिली और एक बड़ा ऑर्डर आ सकता है 4th क्वार्टर में। अब याद रखिए जो टेक्सटाइल केमिकल का सेगमेंट है ये लगभग 10% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है और हमारे चैनल चेक से समझ में आ रहा है कि कुछ आपके जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं उनमें एक बेनिफिट और एक ऑर्डर्स देखने मिल रहे हैं। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश की इलेक्शंस तो ख़त्म हो गई है पर अभी भी जो वेज रिवीजन स्ट्रक्चर के विवाद हैं वो अभी भी चल रहे हैं बांग्लादेश में, तो उसके कारण एक अपॉर्चुनिटी बन रही है इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए। और पिछले जो 1 या 2 सेशंस है वहाँ पे टेक्सटाइल स्टॉक्स में भी वॉल्यूम्स में तेज़ी देखने मिली है। ओके, ऑल राइट। इनफैक्ट कई सारे टेक्सटाइल काउंटर्स कल भी तेज थे वीक बाजार में। ठीक है, शुक्रिया शरद, ये सारी स्टॉक्स लेके आने के लिए, खास खबर भी लेकर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो TVS मोटर पर एक सेल की राय, इसे भी ज़रूर वॉच करेंगे और साथ ही एक टेक्सटाइल स्पेस से कई सारे काउंटर्स जिसकी शरद बात कर रहे थे। लेकिन इस बीच हमारे साथ पैनल पर अब चंदन तापड़िया भी जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मॉर्निंग चंदन, आज आप कैसे अप्रोच करेंगे? आज गैप अप में क्या बाइंग का मौका मिस आउट हो गया है या फिर खुलने के बाद आप फॉलो बाइंग के लिए भी पार्टिसिपेट करेंगे और आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखिए बाजार में पिछले 6-7 दिनों से थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। निफ्टी ने लगभग 21,835 के आसपास के लाइफ टाइम हाई बनाए, उसके बाद में 2 दिन करेक्टिव मूव देखा। बट एक चीज है, बाजार में जब भी डिक्लाइन आता है वहां पे एक बाइंग इंटरेस्ट आ जाती है, चाहे आप यहाँ पे लिक्विडिटी का फ्लो देखो, चाहे सपोर्टिव ग्लोबल मार्केट्स देखो या फिर कुछ हेवीवेट्स के ट्रिगर्स देखो। तो ओवरऑल ऐसे ही मानना है कि बाजार थोड़ा और कंसोलिडेट होगा और बाद में नई रैली के लिए तैयार हो रहा है। ओवरऑल मेरा ऐसा मानना है कि इमीडिएट बेसिस पे हम 21,500 को सपोर्ट मान रहे थे और पोजिशनल बेसिस पे 21,200 को सपोर्ट मान रहे हैं। जब तक 21,500 और 21,200 इंट्राडे और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं तोड़ता है तब तक बाजार में एक दायरे में कामकाज रहेगा और बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति बन सकती है। बट ऊपर में 21,680 को होल्ड करना जरूरी है। 21,680 होल्ड करेगा तभी यहाँ पे मैं बाई की तरफ रिकमेंड करूंगा। अदरवाइज again I'll be on sideline and look for selective range bound bias in the market. ओके, गैप अप के बाद ये देखना है किस लेवल तक जाए, बट स्टॉक वाइज मैं यहाँ पे सिलेक्शन पे फोकस करूंगा। 3-4 स्टॉक हमारे रेडार पे है। तो एक को काउंटर रहेगा एलिकॉन इंजीनियरिंग्स। एलिकॉन ने काफी अच्छा प्राइस पैटर्न देखा है। कल के दिन एक बड़े वॉल्यूम सर्ज यहाँ पे देखने को मिले थे। 25 लाख शेयर्स के साथ में यहाँ पे 970 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ। तो एलिकॉन पे खरीदारी की सलाह, 970 का स्टॉप लॉस, 1030 का टारगेट। दूसरा हमारे ऐसा मानना है कि होटल कंपनी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी और जिस हिसाब से इंडिया में ट्रेवल एंड टूरिज्म पे फोकस हो रहा है, चाहे आप 22 जनवरी की बात करें या लक्षद्वीप पे फोकस की बात करें, तो होटल्स यहाँ पे सब परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो सेले होटल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 690 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 735 750 के टारगेट यहाँ पे रहेंगे। तो ये 2 काउंटर है, शुरुआती पलों में हम यहाँ पे खरीदारी की सलाह देंगे। निफ्टी में 21,680 के लेवल को इंतजार करूंगा, उसके ऊपर होल्ड करेगा तो वापस पॉजिटिव बायस यहाँ पे बनाएंगे।
ठीक है, ऑल राइट। तो ये तो आपके ट्रेड्स रहे, तो इसका मतलब एक बाउंस बैक तो दिख रहा है बाजार पर, लेकिन वो ऊपर के लेवल्स पे सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, इसे वॉच कर रहे हैं एक्सपर्ट्स और तभी रीइनिशिएट करेंगे लॉन्ग्स। ठीक है, लेकिन स्पीच क्विकली एक बार देख लेते हैं। प्री ओपन में बजाज ऑटो आपको 6% तेजी के साथ ये दिख रहा है, और साथ ही एक बार जी को भी ले आते हैं कि जी में इस वक्त किस तरह का मूव है। इनफैक्ट और भी जहाँ टाटा मोटर्स में भी आपको मूव दिख रही है, वहाँ पे JLR के नंबर्स आए थे। एक बार जी को भी लेकर आते हैं कि प्री ओपन में वो कहाँ पर सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जब थोड़ी देर पहले 10% भी था, लेकिन अभी थोड़ा 6% का आपको गेन दिख रहा है। जी 10% नीचे प्री ओपन में दिख रहा है। ठीक है, देखने खुलने के बाद देखते हैं कि स्टॉक कहाँ सेटल होता है। लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स जिनकी बात कर लेता है। कल इनफैक्ट अनुराग भी लेकर आए थे एक न्यूज़ नारायण हेल्थ पर। नारायण हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार में भी उतरने वाली है, और एक बार इस स्टॉक के चार्ट को भी चेक कर लेते हैं, क्या इसमें एक फॉलो बाइंग आ सकते हैं। कल वीक बाजार में भी 2% की तेजी थी नारायण हौदाले में, 1% ऊपर आज आपको दिख रहा है। एक बार इस काउंटर को आप चेक करेंगे कपिल? जी, एनएच बेसिकली जो हम हेल्थ केयर सर्विसेज स्टॉक देते हैं उसमें से काफी जो स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंटम दी हुई है वो एनएच नारायण रुग्णालय ने ही दी हुई है। स्टॉक प्राइस में मोमेंटम तो काफी अच्छी रही है। पॉज के बाद में फिर से उसमें रिजल्शन तो हमें देखने मिल रहा है। स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, रिट्रेसमेंट भी अच्छा खासा हो गया है, बेस बना लिया है, और कल के दिन में जैसे आपने बताया कि एक स्टॉक में ब्रेकआउट भी देखने मिला हुआ है। तो वेरी वेरी शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखता हूँ तो स्टॉक प्राइस की अपसाइड मोमेंटम कहाँ पे 1290 तक की हमें देखने मिलनी चाहिए, और उसके ऊपर तो वो अनचार्टेड टेरिटरी फ्रेश ब्रेकआउट की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन इमीडिएटली 1290 का अपसाइड पोटेंशियल हो सकता है। ट्राइडेंट आज फिर से 6% ऊपर खुल रहा है। थोड़ी देर पहले हमने किरण से पता भी किया था कि कल 45 करोड़ शेयरों का ब्लॉक ट्रेड हुआ वॉल्यूम का, उसमें से 3-4 करोड़ का तो ब्लॉक डील थी। उसके बाद से आज ये फिर से गैप के साथ खुलेगा 5 से 6%, 51 हो गया है, ये 57 तक जा सकता है। दूसरा शेयर है ईज माई ट्रिप, ये भी करीब 3% है। ये जो जब से मालदीव्स का मामला चला है और इन्होंने भी कैंसिलेशन की हुई है, तो कुछ ट्रेंड भी हो रहा है इनके अगेंस्ट वाली कंपनीज के बायकॉट का और इनको फेवर करने का। तो ईज माई ट्रिप 3% ऊपर है। एक काम करते हैं, जरा ये चेक करवा लेते हैं एक बार। कपिल आप चेक करेंगे ईज माई ट्रिप, ईज ट्रिप के नाम से शेयर होगा 44-50 रुपये के आसपास का। आप जरा चेक करके बताइए कि इसमें क्या करें आज। जी, आईपीओ की लिस्टिंग के बाद में तो स्टॉक वन वे चला हुआ है, और उसके बीच में एक बहुत अच्छा महीना बना हुआ था नवंबर का, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दी हुई थी, और उसके बाद में लगातार प्राइसेस में काफी एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम आ गई है। जब भी आपकी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है और उसके बेस के उसके नीचे के हिस्से पे कैंडल आ जाते हैं, तो वहां पे एक अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी देखने मिलती है। काफी महीनों की डिक्लाइनिंग मोमेंटम के बाद में इस 3-4 महीनों में स्टॉक ने बेस बनाया और वहां पे ब्रेकआउट भी हमें देखने मिला हुआ है। तो स्ट्रक्चरली मुझे फिर से इसमें बुलिश कंटिन्यूएशन साइन की मोमेंटम देखने मिल रही है। कल का भी हमें काफी 4 से 5% अपसाइड मोमेंटम देखने मिली थी। आज भी हमें वो स्पिल ओवर इफेक्ट देखने मिल सकता है। इमीडिएटली जो इसके अपसाइड पोटेंशियल हम देख रहे हैं और 43.44 है, तो 45 तक के अपसाइड मोमेंटम हो सकते हैं, और 45 का लेवल जब भी ऊपर में निकल जाता है तो उसके ऊपर में 49 तक के भी अपसाइड खुल जाती है। तो स्टॉक का व्यू काफी अच्छा है, तो बाय इसको कर सकते हैं। शिप बाय द वे कल इस बार शिप ने काफी अच्छा मौका इस्तेमाल किया मालदीव्स मामले में। मजा आ गया, होना भी चाहिए ऐसी कंपनी को। चंदन, ये केमिकल स्टॉक्स में पीआई इंडस्ट्रीज करके एक स्टॉक है, एफएनओ स्टॉक है, नीचे के लेवल से काफी रिकवर हुआ है, लेकिन अपने टॉप से काफी नीचे है। आपको लग रहा है इसका बॉटम इन प्लेस है, लेना चाहिए? अजय जी, मेरे को लगा आप मालदीव और लक्षद्वीप के बारे में पूछोगे, इसलिए मैं होटल काउंटर पे फोकस कर रहा था। बट वो भी बता दीजिए, लग रहा है प्लान बना रहे हैं अभी लक्षद्वीप का। हाँ, सारे सेलिब्रिटी जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जाएंगे? आप भी बाजार के सेलिब्रिटी तो है ही। बिल्कुल करना चाहिए, और मेरा ऐसा मानना है कि 22 जनवरी अयोध्या और अब मालदीव से लक्षद्वीप जो फोकस हो रहा है, सारे के सारे होटल कंपनीज आपको यहाँ से 20 से 25% का रनअप दिखाएगी। टेक्निकल सेटअप पॉजिटिव है, सेंटिमेंट बन रहे हैं, सब लोग यहाँ पे सपोर्ट में आ रहे हैं। तो चाहे आप सेले होटल देख लो, और 3-4 दिन पहले हमारा लेमन ट्री पे कवरेज भी आया था, और सेले होटल, और जिस हिसाब से टाटा ग्रुप कंपनी ने अनाउंस किया कि वहां पे उनके 2 होटल वाटर विला बनेंगे, तो पूरी इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है। 15 से 25, तो मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। कोई पोजिशनल इन्वेस्ट करता है तो मेरे हिसाब से 50 से 100% तक के रिटर्न के भी यहाँ पे 6 महीने से 1 महीने के 1 साल के टारगेट बनेंगे। बट यस, पीआई इंडस्ट्री की तरफ आते, पीआई इंडस्ट्री पे यहाँ पे ट्रेंड है वो मिक्स है, क्योंकि यहाँ पे जब 12 दिसंबर को सेल ऑफ हुआ था तो बड़े शॉर्ट्स बने थे, वो शॉर्ट्स अभी घटे नहीं, तो मिक्स क्यूज रहेगा। मैं जस्ट बाउंस का वॉच कर रहा हूँ। 35-50 एक इमीडिएट हर्डल है, वो हर्डल निकलेगा तभी कोई रिकवरी के चांस रहेंगे, नहीं तो वापस रिकवरी फिजल आउट हो सकती है। ठीक है, लग रहा है आपका वाटर विला में ज्यादा मन लग रहा है, चाहे वो होटल स्टॉक्स हो, वाटर विला बुक कराने का मूड हो,
वैसे ही बाजार वाले आजकल ट्रैवल टूरिज्म और लेजर एक्टिविटी है बहुत खर्चे कर रहे हैं, ये बात मैंने बिल्कुल देखा है। बिल्कुल करना ही चाहिए। रूल है पूरा। आप देखिए, टू बी ए गुड ट्रेडर यू हैव टू फिट फिजिकली इमोशनली, सही बात है, सही और बात है। इमोशनली फिट होने के लिए आपको कहीं ना कहीं लेजर टूर और पॉजिटिविटी चाहिए। पॉजिटिविटी नेचर से मिल सकती है। सही बात है, सही बात है। एक और स्टॉक जो डिस्कस करना बनता है, हम अपने चैनल पे भी लेके आए थे, प्रावेग। ये होटल टूरिज्म से जुड़ा हुआ स्टॉक है। कल प्रावेग सर्किट पे था, जल्दी से चेक कर लेते हैं। अनदर 13%, बाप रे बाप, क्या चल रहा है ये स्टॉक। 20% कल, एक और 13%। कपिल शाह, जरा इसके चेक करके बताइए चार्ट्स। ये टेंट सिटीज और एक्सपीरियंशियल हॉस्पिटैलिटी में कंपनी है। बेसिकली प्रवीण की हम बात करते हैं तो लेट्स से मैं कच्छ से बिलोंग करता हूँ। कच्छ में एक रणोत्सव करके हमारा एक फंक्शन होता है, तो वहां का भी जो इसका कैटरिंग होती है तो वो प्रवेग की होती है। केवड़िया में जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना है वहां पे भी प्रवेग की है। जहाँ पे अभी हम अयोध्या का हम देख रहे हैं तो वहां पे भी उसके जो प्रवेग है। लक्षद्वीप में भी अभी काफी प्रवेग है। तो हर जगह पे जहाँ पे कुछ ना कुछ जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं और जो होटल से बिसाइड्स भी जो कुछ एक्टिविटी हम देखने मिलती है, तो प्रवेग काफी अच्छे तरीके से उसको कैटर कर रहा है। तो स्टॉक प्राइस नो डाउट कि इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में क्यों है, तो ये इसके पीछे की बहुत बड़ी ट्रिगर है। 1015 के लेवल चल रहा है। स्टॉक प्राइस काफी ओवरस्ट्रेच है। आज भी स्टॉक प्राइस गैप अप ही ओपन होगा, तो एंट्री पॉइंट ढूंढना इसमें मुश्किल होगा, लेकिन जो होल्ड कर रहे हैं तो वो इस राइड को एंजॉय ही करें। ठीक है कपिल, पॉइंट टेकन। आप बता रहे शेयर पे काफ़ी आप बुलिश हैं और आपने उसकी रीजनिंग भी बताई और साथ ही कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स बता रहे थे। 17 सेकंड बाद मार्केट खुल जाएगा। आज गैप मिल रहा है करीब करीब 140 पॉइंट का, उसको आप एंजॉय कीजिएगा। बैंक निफ्टी भी करीब 250 पॉइंट गैप के साथ खुलेगा और आज वो कल के जो भी नुकसान है उसको काफ़ी हद तक भरपाई करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी पे ज़्यादा था नुकसान, उतना बड़ा गैप तो नहीं है, बट फिर भी देखते हैं। 1500 शेयर एडवांसेस के साथ खुले हैं। पहला टिक अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 200 पॉइंट ऊपर इस समय बैंक निफ्टी, 130 पॉइंट ऊपर इस समय निफ्टी आपको दिख रहा होगा। सेंसेक्स करीब 400 पॉइंट है। टॉप गेनर्स की सूची में अगर आप आ जाएंगे तो तुरंत आप चेक करेंगे कि बजाज ऑटो इसका बेनिफिट उठा रहा है अपने बायबैक का। लेकिन जैसे सौमित ने आपको बताया कि अगर आप आज खरीदने के लिए जा रहे हैं तो मोमेंटम को चेस कीजिएगा, बायबैक वाली थ्योरी को भूल जाइए। फिलहाल 4% ऊपर है विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री, इन्फोसिस, इसने मोर्चा संभाल लिया। इसका मतलब आज आईटी काफ़ी हद तक हेल्प करने के मूड में है, क्योंकि शुरुआती बढ़त करीब 1 से 2% तक की देखने को मिल रही है। टेक महिंद्रा भी पार्टिसिपेट कर रहा है, करीब 1.25% ऊपर है। और ये होना ही था। बैंक के अगेंस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको आईटी ही सपोर्ट करेगा। और बैंक निफ्टी अगर आप शुरुआत में की बढ़त के बाद देख रहे हैं, इस समय फिर से वो वहीं की वहीं आके रुका हुआ है। कुछ ज़्यादा एडिशन उसके अंदर उतनी स्पीड से नहीं हो रहा है। आ जाते हैं फटाफट से और गेनर्स पे। कोल इंडिया ये भी आज बढ़ रहा है। टाटा मोटर्स के अंदर आज फिर से 1.25% तक की तेज़ी है। और इसके अलावा एक और आईटी कंपनी में को दिख गई है, वो एचसीएल टेक। टीसीएस इनफैक्ट ऊपर आ चुका है। तो आज आईटी ने काफ़ी अच्छा मूड बना रखा है शुरुआत में ही। और इसके अलावा कुछ ऑटो कंपनीज़ हैं, जैसे बजाज ऑटो के बायबैक की खबर से बजाज ऑटो भी आज ऊपर है। आज जो कमज़ोर हैं टॉप काउंटर्स में से, वैसे तो शेयर भी कम है, मैं आपको संख्या भी बता देता हूँ। 50 में से सिर्फ 2 शेयर इस समय ऐसे हैं जो कि लाल निशान में है। उसमें एक पावर ग्रिड है जहाँ पे सिर्फ 15 पैसे की कमजोरी है बस। दूसरा तो एनटीपीसी था, वो भी अब हरे निशान में आ चुका है, वो भी खत्म है। यानी कि कुल मिला के 50 में से 48 से ज़्यादा शेयर इस समय आपको हरे निशान में दिख रहे हैं। 155 पॉइंट की बढ़त इस समय आपको निफ्टी पे दिख रही है। आ जाते हैं नेक्स्ट 50 वाले काउंटर्स पे। वहाँ पर आज शुरुआती बढ़त देखेंगे नौकरी, बजाज होल्डिंग, वीबीएल, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कुछ चेक शेयर्स हैं। यहाँ पर मिक्स्ड है, यानी कि अगर आप फ्रंट लाइन में चेक करें तो आईटी ऑटो ने कमाल संभाली हुई है। लेकिन अगर आप थोड़ा उससे नीचे आके देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको मिक्स ट्रेंड दिखेगा। और 1780 शेयर जो एडवांसेस के अंदर आपको दिख रहे हैं, ये यही कहानी आप बयान कर रहे हैं। फिलहाल बाजार की आज मजबूत शुरुआत है, उसको थोड़ा मेंटेन कर ले अगले 1-1.5 घंटे के अंदर, तो फिर काम बन सकता है। कल 197 पॉइंट टूटे थे, आज 150 पॉइंट तो हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आते हैं जरा बजाज ऑटो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, आपको ये सब आईटी कंपनीज ऊपर दिख रहे हैं। इसके अलावा टाटा स्टील, आज भसीन साहब की कॉल थी, तो ये भी आज करीब 1 से 1.25% ऊपर है। अगर आप वैसे देखेंगे जहाँ पे और स्पीड से मोमेंटम आया है, उसमें आप देखें तो ट्राइडेंट फिर से 8% ऊपर आ चुका है, जिसके बारे में जिक्र कर रहा था। आईआरबी इंफ्रा को ज़रूर बना के रखने पर से पोजिशनल कॉल है, ये भी 4% ऊपर है। और जो आज टूट रहा है वो जी एंटरटेनमेंट है, अभी तो 7% है। 255-256 के लेवल को इसने मेंटेन किया। फिर देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन खबरें कंफर्म नहीं है, सोर्स बेस्ड है, ब्लूमबर्ग ने हिंट किया हुआ है, इसलिए सारे शेयर्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा था। 5 शेयर्स जरा दिखा दो। टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एलएनटी
और एक HUL भी दिखाना कंजम्पशन का। तो अगर आप याद होंगे तो आप सारे शेयर फटाफट से फायर करके दिखा दो, फिर प्रियंका आपको आगे बता रही है मिड कैप में क्या हो रहा है, फिर मेहमानों से भी हम ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, सेक्टर वाइज आप देखें तो आईटी स्टॉक्स इस वक्त अच्छा रिबाउंड के मूड में है। कल नास्डैक में भी हमने बढ़त देखी थी, वहां से आप देखें 1.5% की बढ़त। आप हाई गेनिंग सेक्टर जो है वो आईटी है। PSU बैंक्स अच्छा रिबाउंड कर रहे हैं, रियल एस्टेट तो अच्छे मूव में है ही। मिड कैप के कुछ काउंटर्स क्या डिम्पी ने इंडिकेट किए, टेक्सटाइल काउंटर्स हैं जो आज भी मूव दिखा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आप मिड कैप आईटी में देखें तो कोफॉर्ज में मूव आपको दिख रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज कल यहाँ पर एक डेंट था, 3-3.5% नीचे था। सेलेक्ट कुछ काउंटर्स ही रियल एस्टेट के नीचे थे, सारे नहीं थे, लेकिन आज आप गोदरेज प्रॉपर्टीज को 2% बाउंस बैक वहां देख रहे हैं। ब्रोकिंग हाउस की कई सारी रिपोर्ट्स भी रियल एस्टेट पे आई हैं, और साथ ही PSU बैंक्स के काउंटर्स, मेटल काउंटर्स, सेल जैसे काउंटर्स फिर से आपको आज बाउंस बैक, JSPL जैसे काउंटर्स बाउंस बैक दिख रहे हैं। ठीक है, TVS मोटर, इस पर भी एक सेल की रेटिंग है और इनफैक्ट थोड़ा सा टूटा हुआ है, 0.5% की आपको वहां गिरावट दिख रही है। और साथ ही कुछ FMCG पैक के कुछ काउंटर्स जो कल भी वीक थे, इमामी जैसे काउंटर्स, उनमें आपको थोड़ी सी वीकनेस और फर्दर दिख रही है। एक बार स्मॉल कैप को भी देख लेते हैं क्विकली कि वहां पर किस तरह की मूव देखने को मिल रही है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो पिटे थे, लेकिन मिड कैप आज वहां पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो रिबाउंड हुए हैं। आलोक इंडस्ट्रीज, ये कल भी तेज था, आज भी आपको इसमें 7-7.5% की मूव दिख रही है। और साथ ही कुछ रियल एस्टेट के काउंटर्स में ब्रिगेड जैसे काउंटर्स, IRB के टोल फिगर्स आए, इनमें मूव, और हिंद कॉपर भी फिर से आपको बाउंस बैक करते हुए 2% की तेजी के साथ दिख रहा है। बाउंस बैक की बात करें तो बाउंस बैक तो बंधन बैंक में भी आया है क्लैरिफिकेशन के बाद, और कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले चलते हैं अपने सारे पैनलिस्ट के पास, जानते हैं उनके ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग। आप पहले आपसे शुरुआत करते हैं। चंदन, आपका ओपनिंग ट्रेड। बिल्कुल, मैं यहाँ पे फोकस करूंगा रियल एस्टेट काउंटर पे, और पूरा का पूरा रियल एस्टेट यहाँ पे अच्छा लग रहा है। रियल एस्टेट और टेक्सटाइल का जो मिक्सचर है वो और अच्छा कर रहे हैं। आपने अभी आलोक की भी बात की, बट आलोक तो ऑलरेडी काफी बड़े मूवमेंट देख रहे हैं, तो मेरा फोकस रहेगा सेंचुरी टेक्सटाइल पे। काफी अच्छा रनअप हुआ है, बट अभी भी पॉजिटिव हुआ है। 1525 से 1535 के बीच में खरीदारी की सलाह रखेंगे। 1495 का सपोर्ट, 1600 प्लस तक के टारगेट यहाँ पे बने। ठीक है, सेंचुरी टेक्सटाइल रियल एस्टेट काउंटर है, 1500 क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। कपिल शाह, आपका ओपनिंग ट्रेड। जी, मेरा आज का ओपनिंग ट्रेड और ट्रेड फॉर ईयर 2024 रहेगा वोल्टास का। वोल्टास का स्ट्रक्चर काफी अच्छा हुआ है, और पिछले 1-2 दिन से हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने मिला हुआ है, सपोर्ट लेवल लिया हुआ है, और आज थोड़ा सा हमें फिर से ऊपर की ओर की मोमेंटम देखने मिल रही है। तो 1000 के लेवल पे चल रहा है। शॉर्ट टर्म में 985 के स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, ऊपर में हमें 1040 के लेवल देखने मिल सकते हैं, और पूरे ईयर का के लिए हम देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। 1000 रुपये आ गया है। इसका जरा 6 महीने का चार्ट दिखाइए। पीक ऑफ पेसिमिज्म, यानी बुरी खबर के पीक में ये 800 के नीचे भी चला गया था, तो काफ़ी अच्छा रिकवरी, इनफैक्ट 750 वहाँ से रिकवरी आती हुई 6 महीने के हाईएस्ट लेवल पे। किरण, आपका ओपनिंग ट्रेड। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट देखें तो जिस तरह से आईटी सेक्टर के अंदर एक रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है, तो उसमें मिड कैप आईटी, बिरला सॉफ्ट, ऑलरेडी ये स्टॉक एक अपट्रेंड के अंदर है। रिसेंटली हमने देखा था कि करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन तो नहीं, लेकिन प्राइस वाइज करेक्शन हमने देखा। 20 दिन की मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया है, वहां पे एक दूजी हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनाई है, और लास्ट 3 दिन से कंटिन्यू हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर है। तो 5 दिन का हाई भी क्रॉस कर रहा है। ओवरऑल वॉल्यूम भी काफी अच्छे है, लो से रिकवरी भी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। तो बिरला सॉफ्ट 720 के आसपास है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 710 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 740 745 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑर्किड फार्मा को लेके आई डायरेक्टर साहब। ऑर्किड फार्मा में इनिशिएटिंग रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, और ये अगर आप देखें तो एक फुल टर्न अराउंड कैंडिडेट है। 750 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका 6 महीने का चार्ट देखिए तो 450 से चलता हुआ आ रहा है। क्या इसमें पोजिशनल बेट बनती है कपिल, ऑर्किड फार्मा? जी, फिलहाल के टाइम पे फार्मा स्टॉक में मोमेंटम तो है ही, और ऑर्किड फार्मा का भी मैं चार्ट का स्ट्रक्चर देखता हूं तो पिछले काफी दिनों के ट्रेंड पॉजिटिव था। पिछले काफी दिनों से स्टॉक प्राइस 750 के यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने मिल रहे थे, और आज के दिन में ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। थोड़ा सा कूल ऑफ यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ब्रेकआउट के ऊपर के लेवल पे ही अभी तक सस्टेन कर रहा है। तो स्टॉक का व्यू हमें यहाँ पे पॉजिटिव मैं मेंटेन कर रहा हूँ, और इसका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखूंगा मैं 720 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखूंगा, और इसका जो 720 या 40 पॉइंट का मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो 80 पॉइंट के हम अपसाइड मोमेंटम के लिए यहाँ पे दे सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है इसका। ठीक है, ऑर्किड फार्मा। एक और स्टॉक, कल अपने ऑयल मिनिस्टर साहब ने ONGC के बारे में काफ़ी बड़ा एक बयान दिया था कि उन्होंने कोई नई ऑयल फील्ड फाइंड की है जिसमें गैस और ऑयल के बहुत बड़े रिसोर्सेज हो सकते हैं।
ओएनजीसी को लेके आई है। 7 साल के हाईएस्ट लेवल पे इस समय ट्रेड कर रहा है 218 पे। चंदन, ओएनजीसी में ओएमसी जैसा मूव आ सकता है क्या? देखिए, ओएनजीसी की बात करें और या फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो सेटअप तो पॉजिटिव है, बट जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में मोमेंटम है उतना वैसा स्विंग नहीं बनेगा, बट कहीं ना कहीं सेटअप पॉजिटिव है, इसलिए अप मूव बनना चाहिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ओएनजीसी एक राइजिंग चैनल के मुंह में कामकाज कर रहा था और उसका ब्रेकआउट 2-3 दिन पहले हुआ था, तो हायर बेस है, यहाँ पे पॉजिटिव मूव बनना चाहिए। 213 के सपोर्ट से यहाँ पे पोजीशन होल्ड कर सकते हो। ओनली कंसर्न है कि 2 दिनों से 220 की कॉल में राइटिंग है वो हट नहीं रही है, तो उसमें अनवाइंडिंग होती मूवमेंट आ जाएगा। सो 213 के सपोर्ट से रखे, 220 के ऊपर होल्ड करते 232-35 तक के लक्ष्य यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, जी एंटरटेनमेंट में इसमें सर्किट लगा हुआ है 10% का, ये F&O का शेयर है और ध्यान रखा जाए ये आज बैन में भी है, तो जो भी आप काम कर रहे होंगे जी के अंदर या करना चाहें तो सिर्फ इंट्राडे कीजिएगा, नहीं तो बैन की पेनल्टी लगेगी। अभी तो शेयर 10% के बैन में। एक और बात हुई है कि इसी 10% के आसपास ना 1% इक्विटी का हाथ बदला भी हुआ है, यानी कि एक्सचेंजेस में 1% का ब्लॉक डील भी लगी है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये हर अच्छी और हर बुरी खबर के साथ ये ब्लॉक डील आती ही है, तो ये बोनस के तौर पर आप समझिए जो इस पर थोड़ा प्रेशर बना रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल मार्केट के सेटअप को देख रहे हैं तो एज सच कोई बहुत ख़राब नहीं है। जिन स्टॉक्स में बुरी खबर है उनको पनिशमेंट मिल रही है और जिनमें अच्छी खबर है वो चल रहे हैं। अभी मैं आपको एक डाटा बताऊं, इस समय के अंदर 121 शेयर ऐसे हैं जिनमें अभी लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। बस मेरी प्रॉब्लम उसके अंदर ये है कि जो लॉन्ग पोजीशंस बन रही है ना वो एग्रेसिव डाटा के साथ नहीं बन रही हैं, वो थोड़ा रुक रुक के बन रही हैं, तो यहाँ एक प्रॉब्लम है। इसलिए एडवांसेस आपको 173 दिख रहे हैं ना, इसमें से 121 तो लॉन्ग है, 51 शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स हैं, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। अब जरा मैं आपको दिखाता हूँ अपोलो टायर्स, ये एक ऐसा शेयर है यहाँ पे करीब 1.5% का वाई एडिशन है और 3% प्राइस एक्शन आ चुका है। एक बार चंदन सर आप चेक करेंगे अपोलो टायर को, ट्रेड है तो फिर बताइए। बिल्कुल, अपोलो टायर्स की बात करें तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और आप इस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट की वजह से मूवमेंट आना चाहिए। इनफैक्ट आप देखोगे तो आज ओपन ऑलमोस्ट सेम बन के जो पुराना हर्डल था 460 उसके ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 457 का स्टॉप लॉस बना सकते हो आप ऊपर में एक बार के लिए 485 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, डन। इसके अलावा कुछ एक और शेयर जैसे फार्मास्यूटिकल्स की आज सुबह चर्चा हो रही थी, सन फार्मा का शुरुआती डाटा उतना ख़राब नहीं है। एक बार जरा स्क्रीन पर सन फार्मा भी आप दिखाना चाहें तो एक बार दिखा सकते हैं। यस, ये सन फार्मा करीब 2 रुपये ऊपर है। एक बार किरण जी आप इसको चेक करेंगे, सन फार्मा को 1300 रुपये का हो गया सर। सन फार्मा की अगर हम बात करें तो रिसेंटली हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक में ही 1270-1280 के आसपास से वहां से स्टॉक 1300 हो चुका है। अब 2 दिन पहले कहीं ना कहीं एक बेरिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी थी। हालांकि नीचे हम देख रहे हैं कि हायर लोस पैटर्न कंटिन्यू है, लेकिन कंडीशनल बाई रहेगा। करंट मार्केट प्राइस से तो हम बाई नहीं देंगे, कोई भी डिप आता है अगर 1290-1280 तो वहां पे बाई कीजिए, या तो फिर वेट कीजिए। वो परसों की जो कैंडल है उसका हाई 1318 है, तो जब तक 1318 क्रॉस नहीं करता है तब तक बाई नहीं कीजिए, या तो फिर नीचे में अगर कोई डिप मिलता है आपको 1290 तक तो वहां पे बाई कीजिए, नॉट एट करंट मार्केट प्राइस। ओके, ठीक है। कुछ और जो पॉकेट्स जहाँ पर आपको अच्छा व्यू अच्छी बढ़त दिख रही है, फर्टिलाइजर पैक में आपको कई सारे काउंटर्स हैं जहाँ अच्छी मूव दिख रही है, चाहे वो नेशनल फर्टिलाइजर हो, GNFC हो और GSFC भी हो, वहाँ पर आपको अच्छी मूव दिख रही है। कोई फर्टिलाइजर काउंटर रडार पर होगा कपिल इस वक्त? काउंटर जो मेरे रडार में है, मैं देख रहा हूँ कि सारे के सारे स्टॉक्स पॉजिटिव में ही है, और इसमें से जो मेरे F&O की यूनिवर्स है इसमें से जो अग्रणी स्टॉक बनते हैं वो चंबल फर्टिलाइजर और UPL कोरोमंडल ही बन रहे हैं। और चंबल फर्टिलाइजर के स्टॉक पे मैं ध्यान देता हूँ तो स्टॉक का एक अच्छे से पॉजिटिव मोमेंटम तो है, कुछ थोड़ा सा कूल ऑफ होकर प्राइसेस फिर से ऊपर में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कॉन्ट्रा बेट अगर लेता हूँ तो मुझे UPL में काफी अच्छा मूव देखने मिलता है। कॉन्ट्रा बेट है 563 है, थोड़ा सा कंफर्मेशन में वेट करना चाहिए, यहाँ से कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें देखने मिलती है तो स्टॉक में 580 तक के हमें अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकती है। और दूसरा जो आपने जो लिस्ट बताया था उसमें से GSFC का मैं स्टॉक के चार्ट देखता हूँ तो वो काफी एक बुलिश कंटिन्यूएशन में है। तो इन सब में अगर मैं जो स्टॉक में प्रायोरिटी रखनी होती है तो GSFC आज 5% से ऊपर है, लेकिन एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन हमें देखने मिल सकता है। 300 तक की इंट्राडे की मोमेंटम पॉसिबल है इसमें। ठीक है, और राइट, तो ये सारे काउंटर्स आपने बोले, चंबल में तो बायबैक भी है और इनफैक्ट UPL कल टॉप लूजर्स में से केमिकल स्पेस के कई स्टॉक्स थे और निफ्टी पर UPL भी था, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राबेट UPL पर आप देने की बात कर रहे हैं।
ठीक है, लेकिन इस बीच जिन काउंटर्स में कल हमने देखा कि बैंक्स भले ही थोड़े नीचे थे, लेकिन कई सारे फाइनेंस काउंटर्स थे जो बुरा नहीं कर रहे थे। उसमें से एक बजाज फाइनेंस भी था, और इनफैक्ट जब से इसके क्वार्टर अपडेट्स आए हैं तब से एक मूव में भी है। ब्रोकिंग हाउस के बड़े टारगेट्स भी हैं 10,000 के, और अब ये मूव जो शुरू हुई है बजाज फाइनेंस में, किरण आप इन लेवल्स पर एंट्री करेंगे, और करेंगे तो किन लेवल्स के लिए? बजाज की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस तरह से चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं, डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस या कोई भी 7700 तक का डिप आता है तो हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। ओवरऑल काफी अच्छा चार्ट है। नीचे में 7600 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। जब तक नीचे में 7600 ब्रेक नहीं करता है तब तक कोई भी डिप पे बाई कीजिए, या तो करंट मार्केट प्राइस भी बाई कीजिए। ऊपर 8000 तक जाने की गुंजाइश बजाज फाइनेंस में दिख रही है। ठीक है, ये तो बात हो गई बजाज फाइनेंस की। एक बार लार्ज कैप बैंक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं कल, क्योंकि बैंक्स वीक थे, और ऑफ कोर्स उसमें कई सारे काउंटर्स जिसमें लग रहा था, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि बैंक्स में से HDFC बैंक से पहले पार्टिसिपेशन आ सकती है, तो थोड़ा सा शायद बैंक निफ्टी का भी मोमेंटम सुधरेगा। लेकिन इस वक्त हैवी वेट लाइक HDFC बैंक पे व्यू क्या बन रहा है? ऑलरेडी हम बैंक निफ्टी पर 300 साढ़े 300 पॉइंट्स की तेजी देख रहे हैं, और अभी जो कल एक गैप क्रिएट हुआ है लगभग 600 साढ़े 600 पॉइंट्स का हो गया था, उसमें अभी भी मोमेंटम बाकी, उसमें काफ़ी स्पेस बाकी। तो HDFC बैंक क्या यहाँ से एक बड़ी लीप ले सकता है? ट्रेडिंग गेन्स मिल सकते हैं अगर यहाँ एंटर करें तो, चंदन? जी, यहाँ पे आप HDFC बैंक की बात कर रहे हो, तो HDFC बैंक कहीं ना कहीं नीचे के लेवल पर सपोर्ट है। यहाँ पे रनअप बना था, बट 1720 से वापस करेक्ट हुआ है। सो मेरे हिसाब से वीकली चार्ट सेटअप तो थोड़ा अटका है, बट सपोर्ट यहाँ पे इंटेक्ट है। तो 1650 को ध्यान में रखें। 1650 के ऊपर आज होल्ड करता है तो वापस इसको 1700 तक के स्विंग के लिए प्ले किया जा सकता है, और HDFC बैंक यदि होल्ड करेगा तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वापस संभल जाएगा। एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक है प्रिकॉल, इसमें कुछ बायआउट का भी बातचीत हुई थी। ये जो है 2 फरवरी को एनालिस्ट से मिल रहे हैं, काफ़ी फंड से मिल रहे हैं। जरा प्रिकॉल के चार्ट को लेके आइए। 370 पे है, नीचे तक काफ़ी चला है, बाईआउट कैंडिडेट की तरह से देखा जाता है इसको। कपिल, प्रिकॉल 370 पे क्या पोजिशनल व्यू है? जी बिल्कुल, प्रिकॉल का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा था, और ओवरऑल जो पीछे की जो अपसाइड मोमेंटम आई थी उसको काफी बकायदा उसने डाइजेस्ट भी किया हुआ है। काफी दिनों, काफी हफ्तों के कंसोलिडेशन पैच के बाद में स्टॉक प्राइस का 370 के लेवल पे ब्रेकआउट हुआ था, 390 तक भी आया। लेकिन ये काफी हेल्दी साइन होती है कि जब भी आपका ब्रेकआउट होता है और वही ब्रेकआउट के लेवल पे आप आ जाते हो, मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल होता है और वहां पे कुछ आपको पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने मिलती है, और स्ट्रक्चरली स्टॉक तो पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है, तो एक आपको डिस्काउंट के बाद में आप एंट्री मिलते हैं। तो 370 यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत ही कम आएगा। लेट्स से कि यहाँ पे जो 3 से 4 दिन का यहाँ पे उसने बेस बनाया हुआ है वो तकरीबन कुछ 365 364 के लेवल के यहाँ पे बनाया हुआ है। तो सिर्फ 5 या 6 रुपए का रिस्क लेके हम इसको शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर सकते हैं, और ऊपर में 390 के हमें अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल सकती है, और पोजिशनल पर्सपेक्टिव में भी अगर ट्रेड करना होता है तो ये अच्छा कैंडिडेट है। इंड्योरेंस टेक में चंदन क्या चल रहा है? 10-10% चलता है, आज भी 5-6% पिछले एक हफ्ते का मूव लेके आइए डाक्टर साहब। इंड्योरेंस टेक ऑटो एंसिलरी की बात चल रही है अभी, खास तौर पे 2 व्हीलर रिलेटेड। ये देखिए 7 दिन में 15% चल गया है। ये ब्रेकआउट चल रहा है क्या इसमें, चंदन? बिल्कुल, देखिए एंड्योरेंस में पॉजिटिव मूव है, और इनफैक्ट आप देखोगे तो पिछले 5 वीक से लगातार बड़ी तेजी देखने को मिली है। 1640 से लेके हमें लगभग 2250 2300 तक के मूव बना है। तो बिल्कुल ब्रेकआउट मोमेंटम है, और ये मार्केट में जिस काउंटर में नए ब्रेकआउट्स है और जो तेजी में वहां पे मोमेंटम वो एक्सटेंड हो रहा है, तो ये मूव बरकरार रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे नाम है, चाहे आप सुला की बात करो, टेक्सटाइल की बात करो, रियल एस्टेट की बात करो, या फिर आप ऑटो एंसिलरीज या ईवी की बात करो, तो इन सब काउंटर में ऐसा मूव है। चाहे आप जेबीएम की बात करो, तो एंड्योरेंस पे हम फोकस करेंगे तो पॉजिटिव मूव बरकरार रहना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है वो रखें। 2150 का सपोर्ट है, अभी भी हमारा मानना है कि 2350 तक के लक्ष्य यहाँ पे निर्धारित करने चाहिए। देखिए, आपको हमने विप्रो बताया था 2 दिन पहले, जरा देखिए विप्रो, आईटी पैक में विप्रो इस समय लीड करता हुआ नजर आ रहा है। चंदन, विप्रो पे लगे हाथ एक बार चार्ट चेक कर दें। बिल्कुल, विप्रो का स्ट्रक्चर से मैं काफी वाकिफ हूँ, और आप देखोगे एक सिंपल यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है। पिछले लगभग मैं 40 दिन के डेटा को स्टडी करूं तो पुराना रेजिस्टेंस बनता है, फिर वो सपोर्ट बन जाता है, वापस नया मूव बन जाता है। यानी कि मिड नवंबर में आप देखोगे तो 400 का हर्डल था, उसके बाद में दिसंबर के स्टार्ट में 400 का सपोर्ट बना लिया, उसके बाद में 415 का हर्डल था, वो 415 का सपोर्ट बना लिया, फिर 427 का सपोर्ट। तो सिमिलरली यहाँ पे अभी 445 450 का सपोर्ट है। उस सपोर्ट की वजह से स्टॉक वापस एक बार 475 480 के लक्ष्य को साध सकता है। ठीक है।
खैर जी में सर्किट तो खुल गया, लेकिन उसके बाद की गिरावट नहीं बढ़ रही है। अभी करीब 9% के आसपास का 250। आज का जो एक लो उसने जो टेस्ट किया वो 245 ही है, जिसके बारे में आज हम सुबह भी जिक्र कर रहे थे कि 265 245 ये दोनों लेवल्स ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको ये शेयर बार बार इसलिए नोटिस करवा रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ का शेयर है और साथ ही साथ इसमें कोई भी न्यूज़ ऊपर और नीचे करने की पूरी कैपेसिटी रखती है। आज हमारे साथ मिलिंद कर्माकर भी जुड़ेंगे, जिसके बारे में भी आप स्क्रीन पर जानकारी देख पा रहे थे। खैर 142 पॉइंट की बढ़त है, यही पॉइंट के साथ हमने आज ओपन किया था। इसका मतलब करीब करीब आधा घंटा होने को आ रहा है मार्केट को ओपन होने में, और अभी तक एज सच कुछ बड़ा डैमेज तो नहीं दिख रहा। इंडिया विक्स बाकायदा 3.5% नीचे आया है। इसका मतलब यह है कि विक्स भी आज ज़रा डिस्टर्बिंग नहीं होगा मार्केट के अंदर। हो सकता है बाज़ार अपने आप को थोड़ा मेंटेन करके रखे और थोड़ा चल भी जाए, यहाँ से और भी चल जाए, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सेलेक्टिव रहिएगा और जहाँ जहाँ पे स्टॉक्स अच्छे मिलते हैं सिर्फ वहीं पे ट्रेड लीजिए। मैं कुछ फ्यूचर्स के लॉन्ग पोजीशंस आपको बताऊँ। अपोलो टायर्स इस बीच आपको बता दें 3% ऊपर है। एक और शेयर मेरे लिस्ट में आया, वो है अदानी पोर्ट। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं। एक शेयर और है भारत फोर्ज, 1.5% ऊपर है। कपिल जी ज़रा चेक कीजिए भारत फोर्ज, कोई ट्रेड बनता है तो फिर बताइए। भारत फोर्ज जो ऑल टाइम हाई के लेवल पे ही आज उसने दस्तक दी हुई है। स्टॉक प्राइस का स्ट्रक्चर तो पहले से काफी अच्छा मोमेंटम में ही था, और जो मोमेंटम पिक कर रहे हैं तो वहां पे हमें पार्ट बनना चाहिए। तो स्टॉक का जो यहाँ पे एक आध दो दिन के जो स्टॉप लॉस बनते हैं, लेट्स से कि 1260 का इसका आज के दिन का लो था, तो यहाँ पे ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन मोमेंटम जो बन रहा है तो उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, ऑल टाइम हाई के लेवल के चलते हुए स्टॉक में और भी एक मोमेंटम देखने मिल सकती है। तो ऊपर में जो पिवट लेवल के हिसाब से देखता हूँ तो 1290 के अराउंड के इसके रेशंस बनते हैं, तो एक इंट्राडे टू वन डे का ट्रेड सेटअप यहाँ पे बन जाता है 1260 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, एक पोजिशनल ट्रेड हमने आपके सामने रखा था, वो था IRB, और ये भी आपसे कहा था कि इसको छोड़ना नहीं। 2-4% ऊपर था, अब ये 7-8% और ऊपर 7-8% ऊपर हो चुका है। IRB यस, ये वाला दिखाई शेयर 8% ऊपर है। ये शेयर ना पोजिशनली है, आपको एक दिन में पैसा नहीं दे तो अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि दिन में आपको फ्री कर दे, लेकिन फिर भी कई लोगों को ऐसा लगता हो कि 45 रुपये के शेयर से कितना कमाएंगे। सर बहुत कमा सकते हो, ये 65 रुपये भी हो सकता है अगर आया चलने पर अपने पास, तो है ना। लेकिन फिर भी आप अपने वॉल्यूम को और पोजीशनिंग को बिल्कुल स्टिक रखिए, अपने वैल्यूएशन वगैरह को चेक करके। चंदन सर से एक बार पता करवा लेते हैं। चंदन जी एक बार जरा देख के बताइए IRB इंफ्रा, हम तो 42-43 से बता रहे हैं कि इस शेयर को होल्ड करके रखो, अभी 45 45.5 का है, और चलेगा क्या सर? बिल्कुल और चलेगा, और बहुत चलेगा ऐसा लग रहा है सेटअप, क्योंकि पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इस काउंटर में इस तरह का पॉजिटिव पैटर्न बन रहा है। और अच्छी बात यह है कि पूरा रियल एस्टेट और इंफ्रा मोमेंटम में, बज में है, और आप देखोगे 14-15 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में ये ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट भी रनअवे गैप से हुआ है। रनअवे मतलब गैप अप ओपनिंग होके उसके बाद में सस्टेन मूव बना है। तो 4350 आज का जो लो है वो मेजर सपोर्ट रहेगा, और आज 15 दिन का ब्रेकआउट हुआ है। इससे पहले का जो हाई था वो 4350 था, तो पुराने हाई के ऊपर गैप अप होके उसी को लो बनाया है। सो 4350 का सपोर्ट, ऊपर में कहने के 50-52 तक के टारगेट हम बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात IRB इंफ्रा पर, लेकिन ऑटो एंसिलरी के कई सारे काउंटर्स और उसमें फोर्जिंग काउंटर्स लगातार हम देख रहे हैं मूव पे भी हैं। लेकिन यूनो मिंडा को भी एक बार डिस्कस करते हैं। 2% की तेज़ी, एक अच्छा फंडामेंटल स्टॉक तो है, लेकिन इस वक्त ट्रेडिंग के लिहाज से क्या स्विंग मिल सकता है? 2% की मूव आज इसमें दिख रही है कपिल। जी, यानी ऑटो एंसिलरी का बेसिकली स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। जैसे ही आपका टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स चल रहा है, ऑटो मींस टायर सेक्टर्स में भी हमें मोमेंटम देखने मिल रही है, तो इस हिसाब से ऑटो एंसिलरी काफी अच्छे टाइम से एक मोमेंटम भी हमें देखने मिल रहा है। यूनो इंडिया का मैं वीकली चार्ट पे देखता हूँ तो फ्लैगन पैटर्न का ब्रेकआउट हमें 1-2 हफ्ते पहले ही देखने मिल चुका था, और आज के दिन में उसका कंटिन्यूएशन साइन ही हमें देखने मिल रहा है। तो इन सारे काउंटर्स में हमें एक मोमेंटम प्ले ही करना चाहिए, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। 1 या 2 दिन के स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि जब ये सीक्वेंस आपका चलता है तो आपको 2 दिन का लो टूटना मुश्किल हो जाता है, तो वहां पे एक डिफेंसिव जोन बन जाता है, तो वहां पे स्टॉप लॉस रख के हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका भी एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन तो है ही। केमिकल स्टॉक्स में एक और स्टॉक्स है जिसके ऊपर चार्ट चेक करना बनता है कपिल, वो है एथर इंडस्ट्रीज। एथर इंडस्ट्रीज में खबर आ रहा है कि काफ़ी बड़े बड़े टाइप्स ये लोग काम कर रहे हैं कुछ इंटरनेशनल ईवी कंपनीज के साथ वगैरह वगैरह। चला भी था स्टॉक, बट 1100 के लेवल से नीचे आया है और 780 से रिबाउंड किया है। इसके चार्ट्स देख के बताएं, क्या इसमें रिस्क रिवॉर्ड आपको कंफर्टेबल लग रहा है कपिल?
जी एथर इंडस्ट्री का चार्ट जिस हिसाब से मैं एनएससी देख रहा हूँ उसकी हिस्ट्री मेरे पास 2022 से ही आ रही है और जो रिसेंटली जो पिछले 4-5 महीने का लो बना था वो ऑलमोस्ट उसके जो प्रीवियस लो थे यानी डबल बॉटम काइंड ऑफ द फॉर्मेशन यहाँ पे बना हुआ है। और अजय जी ये काफी अच्छी पैटर्न होती है कि आपका पहले तो जब भी प्राइसेस नीचे गिरे थे तभी आपका एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल एट बॉटम पे ही बना था। वो कैंडल को हम कहाँ ना कहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स हम कह सकते हैं और जो सेलिंग क्लाइमेक्स की जो कैंडल होती है और उसका जब भी हाई हमें निकलने देखने मिलते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन जैसा है। तो ये स्टॉक दूसरे स्टॉक की तरह बुलिश कंटिन्यूएशन साइन में तो मैं इसको नहीं बोलूंगा लेकिन बुलिश रिवर्सल पैटर्न का इसका पे मुझे फॉर्मेशन देखने मिल रहा है। मोमेंटम थोड़ा सा इमीडिएटली डेवलप ना हो लेकिन 914 915 के ऊपर का स्टॉक जब भी सस्टेन करने लगता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज इस स्टॉक में आ सकता है और उसके बाद में इसके जो पोजिशनल टारगेट बनते हैं वो कहाँ ना कहाँ पे 1014-15 के लेवल के बनते हैं। 896 है, 1-2% की मोमेंटम गवा दीजिए, 915 के ऊपर कंफर्मेशन मिल जाएगा तो वहां पे हम एक बुलिश व्यू बना सकते हैं 1015 के लिए। नायका में भी अगर आप देखिए कुछ कहीं ना कहीं एक रिबाउंड आ रहा है। इनफैक्ट चंदन नायका और ये मामाअर्थ का शायद आपके पास डेटा नहीं होगा, हॉन्सा वो थोड़ा रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, ये देखिए वहां भी 2-3 दिन से हरकत है बट नायका पे होगा चार्ट्स। हाँ हॉन्सा पे आई थिंक कल ब्लॉक्स भी थे, ध्यान नहीं है मुझे। प्रियंका को अच्छे से मालूम है। ओके ट्रैक करती है ना सब, खरीदारी भी वहीं से होती होगी इनकी। तो 3 दिन पहले मैं भी गया था नायका में और पॉजिटिव प्राइस सेटअप है 170 के बेस से यहाँ पे बॉटम बने। वीकली चार्ट काफी अच्छा यहाँ पे बन रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ट्रेंड फैशन ट्रेवल टूरिज्म सब सेक्टर में पॉजिटिव हुआ है तो पॉजिटिव बायस है हमारा। 175 का सपोर्ट है, ऊपर में 192 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। होटल काउंटर्स को अभी आप इंडिकेट कर रहे थे चंदन, उनमें सब में अच्छी मूव है। इनफैक्ट EIH एसोसिएटेड और लेमन ट्री कई सारे काउंटर्स हैं जो इस वक्त अच्छे चल रहे हैं लेकिन कुछ काउंटर्स जहां पर आज अच्छी अपग्रेड्स भी आए हैं, फाइनेंशियल्स और इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स और नॉन लाइफ में भी कई सारे स्टॉक्स हैं। निपॉन लाइफ को एक बार देखते हैं, वहां पर 1.5% की इस वक्त मूव है, इनफैक्ट 2% की तेजी है। यहाँ पे भी एक टारगेट प्राइस भी बढ़ा है, इसको रडार पर रखेंगे आप कुछ किरण? कपिल से समझ लेते हैं, किरण तो नहीं है अभी। कपिल निपॉन लाइफ को एक बार चेक करेंगे। जी नैम इंडिया को मैं यहाँ पे अगर ट्रैक करता हूँ 478 के लेवल पे ये स्टॉक चल रहा है कुछ दिनों के करेक्शन के बाद में। बेसिकली एएमसी का स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा पॉजिटिवली चेंज हो रहा है और इंटरमीडिएट डिक्लाइनिंग हमेशा एक बाई की अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हैं। तो जो रिसेंटली जो फॉल आया था 467 के यहाँ पे अच्छा बेस बना के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और स्टॉक के जो इमीडिएट हर्डल लेवल है वो कुछ 481 के यहाँ पे है। तो जिस हिसाब से पिछले 4-5 दिनों में स्टॉक प्राइस की मोमेंटम आ गई है तो शॉर्ट टर्म में मैं देख रहा हूँ 481 का एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है तो फ्रेश अपसाइड व्यू उसमें 481 के ऊपर ही बनेगा। तब तक हमें क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि वो अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच करने में सक्षम है कि नहीं है। और 481 के ऊपर जो इसका नेक्स्ट बेस लेवल मैं देखता हूं तो 490 से लेकर 495 तक का अपसाइड मोमेंटम हो सकता है लेकिन एज ए कंफर्मेशन 481 का लेवल के ऊपर हमारा बाय व्यू बनेगा। तो ये तो बात हो गई निपॉन लाइफ पर, लेकिन ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए आज नितेश पवास्कर क्या ट्रेड लेकर आए हैं उनसे बात करते हैं। कल उन्होंने पुट खरीदने की सलाह दी थी लेकिन आज किस तरह की स्ट्रैटेजी नितेश? नितेश मॉर्निंग, बताएं आज स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखो मैं इस उछाल में बिकवाली की ही राय दूंगा क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि हाई लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन होगा जब तक 21,680 ये लेवल को क्रॉस करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैंने कॉल इनिशिएट किया था तब वो 95-96 रुपीज के आसपास निफ्टी का 21,700 का पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहा था। वो टारगेट मेरा 130 का था और अभी ये 120 चल रहा है तो थोड़ा सा अभी ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवर में नहीं चल सकता। तो आप फिर चेंज करोगे क्या नितलेश? चेंज जी, इसमें मैं एक ट्रेड इनिशिएट करना चाहूंगा। नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप रोक लीजिए, ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है। नहीं सर, एडजस्ट नहीं होगा अभी इस ट्रेड को तो अवॉइड करेंगे बेटर क्योंकि ऑलरेडी टारगेट उसने ऑलमोस्ट हिट कर दिया है। छोड़ देते हैं फिर 1 मिनट के लिए, आपको हम वापस से कनेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास कोई दूसरा ट्रेड होगा ना तो आप हमको बता दीजिएगा, 5-7 मिनट 10 मिनट आप ले लीजिए, हम आपको वापस से ट्रेड करेंगे क्योंकि सौदा पक्का होना चाहिए, उसमें रिस्क रिवार्ड भी अच्छा और आपको सामने पैसा बने तभी हम उसमें ट्रेड करेंगे। फिलहाल इसके लिए रोक लेते हैं, इस सौदे पर अभी किसी भी तरह का कोई ट्रेड नहीं लेते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खैर एक बार आपको बता दें 140 से 150 पॉइंट के जो गैप के साथ खुला था ना निफ्टी, अभी 103 पॉइंट रह गया है, यानी कि इसने करीब 40 पॉइंट अपने ओपनिंग वाली पोजीशन से खो दिए हैं। और दूसरा बैंक निफ्टी के पास करीब 250-60 पॉइंट के आसपास का गैप था और उसने भी करीब 200 पॉइंट के बढ़त को अपना मेंटेन रखा है। तो आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना होगा, एग्रेशन के साथ नहीं आना होगा। और जैसे मैंने सुबह कहा कि अब वो तस्वीर बदल चुकी है कि आपको गैप मिले और आप दौड़ के पकड़ ले, ऐसा अब नहीं रहा। अब मार्केट को कंसोलिडेट भी करना है, चलना भी है, रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट है, सब देखना है। खैर आगे बढ़ेंगे। आप जरा कुछ और सौदे जरा चेक करवा लेते हैं सर से, चंदन जी से। चंदन जी एक जरा शेयर आप और चेक कीजिए। उसने उस शेयर का नाम है क्रेडिट एक्सेस के नाम से एक शेयर है। मैं कई बार इसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ, डिस्कशन काफ़ी कम होता है, लेकिन ये शेयर काफ़ी अच्छा चल रहा है। आप इसका मंथली भी दिखाना, ये वाला ही, आप इसका मंथली भी दिखाना, 6 महीने भी दिखाओ और इसका वीकली भी दिखाओ। चंदन जी जरा देख के बताइए, हाथ से निकल गया या फिर भी सौदा बाकी है? जी देखिए, वीकेंड स्टडी में ये काउंटर मेरे रडार पे आया और यहाँ पे आप देखोगे तो वेव थ्योरी का कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है और मैं यहाँ पे गेन के कॉन्सेप्ट पे भी वर्क कर रहा हूँ। उसके हिसाब से भी 2000 का टारगेट बनना चाहिए। तो काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे हार्मोनिक वे से भी बन रहा है। और आप देखोगे अच्छी बात कि 1796 से लेके 1561 तक का सेल ऑफ आया और वो 4 दिन में रिकवरी हुई, यानी कि 12 दिन का सेल ऑफ 4 दिन में रिकवरी। और जो 3 दिन पहले लगभग यहाँ पे 10 लाख के वॉल्यूम के साथ सर्ज हुआ, कहीं ना कहीं पॉजिटिव बायस इंडिकेट कर रहा है। तो बिल्कुल पॉजिटिव बायस है, बने रहिए। 1735 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 2000 की सीधे टारगेट यहाँ पे बनेगी। दबाव है ऊपर के भाव से, तो बजाज भी नीचे आया है, लेकिन टीवीएस में भी दबाव है। चंदन, टीवीएस दोबारा एंट्री का मौका किस लेवल पे देगा? अब पिछले लगभग 10-12 दिन से थोड़ा सा एक अलग तरह से बिहेव कर रहा है, क्योंकि बहुत चल चुका है और गिरना नहीं चाहता, और जब भी गिरता है बाइंग आ जाती है। आप देखोगे कि आज से 10-12 दिन पहले गिर के 1924 तक हुआ, वहां से रिकवरी हुई। 2-3 दिन वापस साइलेंट हुआ, कल फॉलो अप आया। तो 2000 की कॉल में, 2100 की कॉल में राइटिंग है, इसके लिए वजह से अटक रहा है, बट बाय ऑन डिक्लाइन के मौके बिल्कुल ढूंढने चाहिए। मेरे हिसाब से कोई भी डिप आता है 1980-2000 की तरफ, तो 1940 के सपोर्ट से खरीद सकते हो 2100 के टारगेट के लिए। और टीवीएस मोटर एक दिन में टारगेट नहीं होगा, आपको 1-2 दिन के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम तभी इस काउंटर में बनेगा। की बात करें और टायर्स की बात अभी डिम्पी कर रहे थे, ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज देखिए, धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है, लेकिन स्टॉक में मोमेंटम है। इसका 1 महीने एक चार्ट लिखिए एडिटर साहब। ऑफ रोड टायर्स का ये दादा है और नीचे के भाव से 200 रुपये कम से कम 1 महीने का चार्ट लेके आइए। हाँ, ये देखिए 2440 के आसपास से ये ठीक ठाक चला है, इस समय 2600 के करीब पहुंच गया है। कपिल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में बेट करें? बालकृष्ण इंडस्ट्री बेसिकली जिस तरीके से हम दूसरे ऑटो टायर के शॉप देखते हैं, तो उसको हम इक्वली कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सारे ऑन रोड है और ये एक ऑफ रोड ट्रांजेक्शन है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की जब भी मोमेंटम काफी अच्छी आती है, तो यहाँ पे सेक्टर में हमें कुछ मोमेंटम देखने मिलती है। स्टॉक ने बीच में एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया था। फॉल्स ब्रेकआउट के बाद में जब भी स्टॉक चलता है, तो वहां पे मेरा एक कन्विक्शन काफी बढ़ जाता है। तो स्टॉक प्राइस 2570 के लेवल पे चल रहा है। फॉल्स ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट करके हर एक मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके प्राइसेस में ऊपर की ओर की रिकवरी देखने मिल रही है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी मैं देखता हूं, तो स्टॉक की जो अपर बैंड ऑफ कंसोलिडेशन रेंज रहा था 2650 के यहाँ पे, तो वहां तक की तो मुझे शॉर्ट टर्म में मोमेंटम देखने मिल रही है। तो ऑफकोर्स इसको ट्रेड कर सकते हैं 2525 के स्टॉप लॉस के साथ। रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छा बैठ रहा है, तो 2650 के अपसाइड पोटेंशियल के साथ ट्रेड बना सकते हैं इसमें। लोग तरफ आ गया एक्चुअली। ट्रू, गेन्स इरोड हो रहे हैं और इनफैक्ट, लेकिन आप देखें ना आईटी काउंटर्स ने फिर भी इंटैक्ट रखा हुआ है। एटलीस्ट कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं, विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री, मिड कैप में भी कई सारे नेम्स ऐसे हैं। मिड कैप इंडेक्स लेके आइए रेटर साहब, मिड कैप इंडेक्स इंट्राडे लेके आइए जरा। हाँ देखिए, पूरी उड़ गई वो। सो गेन्स तो एरोड हो रहे हैं। तो जिस तरह से बात हो रही है कि हायर लेवल्स पर क्या बाजार सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, उसके बाद ही वॉच करके इसे यहाँ से रीइनिशिएट लॉन्ग्स करना चाहिए। लेकिन जिन स्पेसेस में स्ट्रेंथ रहेगी उनमें वो कौन से स्पेसेस हो सकता है? इनफैक्ट पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या ये रियल एस्टेट स्पेस जो है उसमें मूव सस्टेन रहेगी, या फिर जिस तरह से आज पीएसयू बैंक्स वापस आए हैं, क्या यहाँ पर भी प्राइवेट और पब्लिक दोनों बैंक्स को अलग देखना होगा? कैसे अप्रोच होनी चाहिए? एक बार क्विकली इंडेक्स पर भी एक व्यू ले लेते हैं। चंदन, आप भी कह रहे थे ना कि हाई लेवल पर सस्टेन करेगा, तो कौन से लेवल है जिसे आप वॉच कर रहे हैं? क्लियर मेरा लेवल था 21,680 और हमने डिस्कस यही किया कि 21,680 के ऊपर जाएगा तभी मैं बायस चेंज करूंगा, अदरवाइज न्यूट्रल बायस रखूंगा। सो 21,500 से 21,680
इस दायरे में मैं बाजार में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। मिक्स बायस के साथ कामकाज करना पसंद करूंगा, सिलेक्टिव स्टॉक पे फोकस करेंगे। तो जो भी ट्रेड करना है 21,500 21,680 की रेंज में ट्रेड करें। तेजी करना है तो बाय ऑन डिप 21,500 का सपोर्ट, मंदी करना है तो सेल ऑन बाउंस 21,680। तो दोनों तरह के स्विंग्स आपको मिलेंगे 21,500 से 21,680 के रेंज के बीच में। लेकिन इस वक्त ठीक है, ये तो मूव हो गया, थोड़ा वॉच करना होगा इंडेक्स ट्रेडर्स को। एकदम से आप रिएक्ट नहीं कर सकते, लेकिन स्टॉक्स जहां तेजी दिख रही है, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग का बाउट, एक अच्छा बाउट इनफैक्ट HL में भी देखने को मिला। 3-3.5% ये अभी हाल ही में तेज था ऑन द पॉजिटिव न्यूज। आज भी अब इसमें एक शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, क्या एक स्विंग मिलेगा यहाँ पर भी HL में कपिल? जी, HL का फिलहाल भी 2% से तो अभी भी ऊपर ही चल रहा है। कुछ दिनों के पहले हमें एक गैप अप देखने मिला था, और जो गैप अप होने के बाद में जो हमें एक सेलिंग देखने मिली थी, जो एक हम इसको विक कहते हैं, तो विक के हाई का अभी स्टॉक में क्रॉस तो करके आए, तो मोमेंटम तो अभी भी उसमें बरकरार ही है, और जो इसका सेक्टर का टेलविंड है वो भी इसमें इसके पीछे ही चल रहा है। तो हाँ, और इसको चार्ट को इवैल्यूएट करता हूँ तो मुझे इंट्राडे का ही चार्ट के सपोर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जो इसके पीछे के टाइम के जो सपोर्ट लेवल बने थे 3,000 के लेवल के यहाँ पे, तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में फ्रेश पोजीशन के लिए ट्रेड इनिशियल हो सकता है। ऊपर में 3,150 के अपसाइड पोटेंशियल भी देखने मिल सकते हैं। ये लेवल्स इसके लिए मैं तय कर रहा हूँ क्योंकि इसके मोमेंटम में कभी भी हमें कुछ एक्सोशन देखने नहीं मिला हुआ है। ठीक है, डन। 103 पॉइंट की बढ़त इस समय निफ्टी पर देखने को मिल रही है, और ये जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले चंदन जी बता रहे थे ना 680, आपको मैं आज का ना हाई भी नोटिस करवा देता हूँ, वो है 673। तो आप 680 मान लो राउंड फिगर में, तो आज का हाई ही ब्रेक जब हो जाए तब आपको निफ्टी पे अपने स्टांस को बदलना है। और निफ्टी को आज का दिन बहुत ही क्रिटिकल है। मैंने तो शुरुआत में बोला कि आज रियल टेस्ट है निफ्टी का। कल और परसों का तो सबको पता था कि थोड़ा नीचे भी जा सकता है बाजार, लेकिन आज बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा थोड़ा कहना मुश्किल है। आज टसल स्ट्रॉन्ग है मार्केट के अंदर। देखते हैं आज क्या होगा मार्केट के अंदर। मेरे को तो ऐसा लगता है कि शायद बाजार में बड़ा क्रैक नहीं आना चाहिए, अभी तक तो देख के ऐसा लग रहा है। आगे बढ़े, कुछ और स्टॉक्स चेक करें। स्टॉक्स ही पकड़ो आप, इंडाइसिस को छोड़ दो। कई बार इंडाइसिस का ट्रेड नहीं होता, डे ही नहीं होता एक्चुअली में ट्रेड करने का। आते हैं जरा और कुछ शेयर्स पे जहाँ पर आज मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग होगा। HDFC AMC, कपिल जी एक बार जरा ये चेक करना, थोड़ा पोजिशनली होल्ड करूँगा HDFC AMC का। इसका ना डिलीवरी का डाटा भी ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया था। जी, HDFC AMC का हम पूरे AMC का काउंटर का हम स्पेस देखते हैं तो वहाँ पे काफी अच्छा अट्रैक्शन देखने मिला हुआ है। पहले के टाइम में बहुत ही अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद में रिबाउंड भी काफी स्ट्रॉन्ग आया हुआ है। और HDFC AMC के जो पहले के रेशंस है जो 2021 में काफी महीनों तक प्राइजेस में 3,070 के लेवल तक काफी स्टक रहे हुए थे, तो वो रेशंस आपका काफी इजीली ब्रेकआउट हो चुका है। तो स्टॉक प्राइस काफी चले हुए हैं और आपका पोजिशनल व्यू है, तो स्टॉक को अगेन एक साथ में बाय नहीं कर सकते हैं। मार्केट भी स्ट्रेच है, स्टॉक भी स्ट्रेच है, तो इसको हमें एक्यूमुलेशन की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। और एक्यूमुलेशन में जो इसके नियर बाय सपोर्ट लेवल बनते हैं, तो 3,350 से लेकर नीचे 3,160 का जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल आता है, तो वो हमारा एक्यूमुलेशन जोन बन जाता है। और नीचे में 3,060 के स्टॉप लॉस भी बन सकते हैं। और जो इसके पहले के हाई लेवल से उच्चतम स्तर थे जो हमने काफी टाइम पहले 2019 में देखे मिले थे, तो वो लेवल तक भी उसको दमखम रखता है कि प्राइस को ऊपर में चेस कर जाए 3653 पे। लेकिन ध्यान रहे कि सब कुछ एक साथ बाय न करने की जगह पे इस स्टॉक को आप एक्यूमुलेट करो, क्योंकि आपका व्यू पोजिशनल है। ठीक है, डन। 110 112 पॉइंट ऊपर है इस समय। मैं आपको अलग अलग स्टॉक्स फिर से नोटिस कराता हूँ जो सुबह भी करवाए थे। जी अपनी गिरावट को रोक रहा है अभी 250 के आसपास, है ना, तो आपको मार्केट भी थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं अभी क्या होता है। लीडरशिप के शेयर्स के अंदर अगर आप आके चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि शुरुआत में इन्फोसिस, TCS जैसे शेयर्स हैं चाहे जिन्होंने कमान संभाली है। बैंक के शेयर्स 12 के 12 ऊपर हैं आज। बैंक निफ्टी के सभी शेयर्स ऊपर हैं आज, एक भी शेयर ऐसा नहीं है। एक बार शुरुआत दिखाइएगा आप जरा, ICICI बैंक दिखाइए और कोटक बैंक दिखाइए, सबसे ऊपर है। और इसके अलावा आपको जो दिखेगा हल्का फुल्का HDFC के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर आपको दिखेगा, तो दिखेगा HDFC ये इकलौता है तो हल्का फुल्का सा प्रेशर दे रहा है। एक शेयर और है चंदन सर, मैं थोड़ा इसको पोजिशनली होल्ड करना चाहता हूँ। जैसे आपने एक बार आइडिया का मेरे को बताया और आपने मेरे से कहा कि बार बार इस शेयर के बारे में पूछते रहो, 17.5 का हो गया सर, खबर डिक्लाइन भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी आइडिया टच से मस नहीं हुआ, 17.5 पे ही खड़ा है। ऐसा ही एक शेयर और है ये सुबेक्स, ये हमने 34-35 पे आइडेंटिफाई किया था सर, आज 41-42 का हो गया। अभी और चलेगा क्या? हमारा टारगेट 50 रुपये है।
बिल्कुल इस काउंटर को मैं लगातार पिछले 10-12 दिनों से ट्रेक कर रहा हूँ। 32-70 पे बना था, तब भी यहाँ पे समझ में आया कि सेटअप बन रहा है और 3 दिन पहले यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स के साथ में सर्ज देखने को मिला था। आई थिंक 9 करोड़ से ज़्यादा के वॉल्यूम के साथ यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम था। उस दिन का डिलीवरी वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा मार्क हुआ है। तो सुबह से अच्छा है। मेरे हिसाब से ब्रेकआउट को रीटेस्ट पे वापस लें। 39 से 40 के बीच में लें। 36 का पोजीशन सपोर्ट, 45 से 48 रुपए के टारगेट। ठीक है। कई सारे आईटी काउंटर्स और अब आप ऊपर आए हैं। एचसीएल टेक आप देखें, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, बिफोर द नंबर्स इस हफ्ते में इन चारों बड़े लार्ज कैप्स के नंबर्स भी हैं। और इनफैक्ट आप दूसरे काउंटर्स देखें तो अब इसमें ग्रासिम जैसे काउंटर्स, डीवीज लैब जैसे काउंटर, और बाजार थोड़ा स्लिप तो हो रहा है, लेकिन जहाँ स्ट्रेंथ है, थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या इस वक्त सीमेंट स्पेस में भी दिख रही है। ग्रासिम ऊपर है, अल्ट्राटेक सीमेंट ऊपर है। एक बार आप सीमेंट स्टॉक्स को चेक करेंगे कपिल, क्या वहां पर थोड़ा सा इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिख रही है, वो स्ट्रेंथ रहेगी क्या स्पेस में? जी, सीमेंट स्पेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि उनका एक डेसिसिव मोमेंटम नहीं है। वो एक थोड़े टाइम के लिए एक अच्छा खासा मोमेंटम दे देते हैं और बाद में वापस से वो रिट्रेस कर जाते हैं। तो जब भी वो स्टॉक रिट्रेस करते हैं और जब भी आपके सपोर्ट लेवल पे आ जाते हैं, तो वहां पे आपका जो पॉइंट था मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो भी काफी अच्छी तरीके से टेकन अप केयर ऑफ हो जाता है। तो स्टॉक प्राइस का जो ग्रासिम का मैं यहाँ पे जो चार्ट का स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, जो आज के दिन में श्री सीमेंट ने भी काफी अच्छी मोमेंटम दी हुई है, उसके बाद में ग्रासिम है। लेकिन श्री सीमेंट का स्ट्रक्चर अभी भी इतना क्लियर मुझे नहीं देखने मिल रहा है जितना कि ग्रासिम पे मुझे ज्यादा क्लैरिटी देखने मिल रही है, क्योंकि हर बार जब भी स्टॉक प्राइस ने रिट्रेस किया हुआ है, 27 पीरियड मूविंग एवरेज की यहाँ पे सपोर्ट लेवल लिया हुआ है। इस टाइम पे पिछले 3 दिनों से वो यही मूविंग एवरेज के यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और अभी आज के दिन में थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने मिल रही है। तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी जी बिल्कुल बनती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2050 के यहाँ पे, और ऊपर के जो अपसाइड रेजिस्टेंस हमें देखने मिलते हैं वो कहाँ पे 2140 के यहाँ पे देखने मिलते हैं। तो रिस्क और रेशियो काफी अच्छे से बैठ रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी यहाँ से अच्छी तरीके से ट्रीट हो रही है। ठीक है। और राइट, श्री सीमेंट पे थोड़ा सा अभी तक नेगेटिव न्यूज का एक हैंगओवर है, हालांकि उनकी सफाई जरूर आ गई थी, लेकिन ठीक है, आपको इस स्पेस में ग्रासिम पसंद आता है। शॉर्ट बिल्टअप जहां जहां है थोड़ा सा, क्योंकि अगर बाजार करेक्ट हो रहा है, ऊपर के लेवल्स पे सस्टेन नहीं करा, तो क्या शॉर्ट पोजीशंस भी साथ में एट द बैक रखें? पॉलीकैप को एक बार आप चंदन देखेंगे, वहां पर थोड़ा सा एक हैंगओवर, एक नेगेटिव न्यूज का भी, हालांकि वो सिर्फ रूमर्स है, अभी कंफर्म कुछ है, लेकिन 2% की इस वक्त गिरावट आपको पॉलीकैप पे दिख रही है। क्या फर्दर स्लाइड हो सकता है ये? देखिए, पॉलीकैप की बात करें तो पॉलीकैप का जो नेचर है थोड़ा सा वोलेटाइल है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिगड़ चुका है। यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस अब बनने स्टार्ट हो चुके हैं, तो थोड़ा और करेक्टिव मूव बनेगा। 5350 के रेजिस्टेंस है, नीचे में एक बार के लिए 5100 5050 तक के डाउन साइड बन सकते हैं। ठीक है, डन। कुछ और स्टॉक्स जरा पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज इंडाइसिस को देख के ट्रेड करेंगे ना, मुश्किल होगा आपके लिए। उसको भूल जाइए 2-4 मिनट के लिए, जब तक वो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं करता तब तक। आगे बढ़ें तो एक और शेयर है कोचिन शिपयार्ड, ये करीब 3% ऊपर आ चुका है। एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाएंगे कोचिन शिपयार्ड। कपिल, आप इस शेयर को जरा चेक कीजिए, दोनों के लिए बताइए। जिनके पास पोजीशंस अच्छी खरीदी हुई हैं, इसका वीकली भी दिखाना, मंथली भी दिखाना, ईयरली भी दिखाना, क्योंकि ईयरली बहुत ज़बरदस्त गेन है। हाँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ। कपिल जी, ये बताइए, जिनके पास पोजीशंस हैं उनको एक राउंड का प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जिनके पास पोजीशंस नहीं है उनको क्या करें, वो क्या करें एक्चुअली? बेसिकली एक जिस तरीके से इन सारे स्टॉक का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो काफी मोमेंटम है, काफी एक अच्छा सा ट्रेंड यहाँ पे क्लियर कर रहा है। पीसीआर हो गया मेरा। और जब Go now. पॉजिटिव होता है तभी आपका जो मूविंग एवरेज की एफिकेसी होती है वो सबसे ज्यादा और अच्छी बेहतरीन होती है। तो जब भी कोई स्टॉक जब भी इंटरमीडिएट करेक्शन लेवल पे आता है और जब भी मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके और प्राइस बाउंस ऊपर में हमें देखने मिलते हैं, तो एक अच्छी सी रिकवरी देखने मिलती है। और कोचिन शिपयार्ड में भी कुछ ऐसा था, काफी दिनों के कंसोलिडेशन पैच के बाद में कल के 1-2 दिन की गिरावट हुई थी, प्राइस आज रिकवर कर रहे हैं। तो जिसके पास पोजीशन होल्ड होती है तो वो 27 पीरियड मूविंग एवरेज को रखे इस पर्टिकुलर चार्ट पे, डेली चार्ट पे, और जब तक ये मूविंग एवरेज कभी ब्रीच नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलता जाएगा ये आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे बनते जा रहे हैं। और जो फ्रेश ट्रेडर्स की बात हम करते हैं, तो फ्रेश ट्रेडर हम तभी लेते हैं जब भी स्टॉक में मोमेंटम का निखार आने लगता है। तो यहाँ पे फ्रेश मोमेंटम मुझे कुछ 1380 के ऊपर के यहाँ पे देखने मिलती है। तो फ्रेश ट्रेड 1380 के ऊपर हमें लेना चाहिए, और जिसके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो 27 पीरियड मूविंग एवरेज को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मान के अपने पोजीशंस को होल्ड करें। पीसीआर ओके, ठीक है। बिल्कुल। चंदन, आप कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहता हूँ कि सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक रहे, बाजार में वही मुंह देगा। कुछ थीम पे फोकस करें, और कुछ काउंटर्स यहाँ पे ठीक लग रहे हैं। अडानी पोर्ट्स में एक ब्रेकआउट हुआ है। हालांकि काउंटर पहले वोलेटाइल रहता था, बट अब इसका नेचर चेंज होकर हाई टॉप साई बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहे हैं।
L&T पे पॉजिटिव व्यू है, ऑटो एंसरीज पे पॉजिटिव है, भारत फोर्ज एक ऐसा नाम हो सकता है जहाँ पे 3-4% के स्विंग बन सकते हैं। तो आई थिंक इसी ट्रेंड इसी सेटअप पे फोकस करना चाहिए। हमने फैशन ज्वेलरीज की बात की तो कल्याण ज्वेलर्स एक हमारी तरफ से रिकमेंडेशन बन सकता है। 367 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 400 तक के टारगेट बनेंगे। तो बस यही एडवाइस है, स्टॉक स्पेसिफिक फोकस कीजिए जब तक निफ्टी आपका 21 पर। गॉट इट। ठीक है चंदन, तो ये ट्रेंड्स हैं जिसके आपके साथ रहना है।